हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 ध्वनि के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। मतलब अब हमारे पास हमारे पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। हमने वन शॉट रिवीजन भी देख लिए हैं, हमने उससे जुड़ी हर एक छोटी बड़ी चीजों को देख लिया है। तो अब बारी है हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस की। दो बेनिफिट्स, एक तो ये कि हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है, और दूसरा ये कि हम जब अप्लाई करेंगे उसे तो हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं जो हमने पढ़ा हुआ है। मतलब ये कंप्लीट होने के बाद हम इस चैप्टर को लॉक कर सकते हैं कि ये चैप्टर हमें प्योरली बन रहा है। तो चलिए फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। तो देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चंस जो गिवन है, इसके अंदर थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स दोनों टाइप के क्वेश्चंस है। साथ ही मैं बात करूं तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, ये सेगमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भाई ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है। मतलब ध्वनि साउंड की हमें लिखनी है डेफिनेशन, और कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इस बात को हमें बताना है। तो ध्वनि क्या है भाई? तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको कंपन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मतलब माध्यम के कणों में कहीं पर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसी वाइब्रेशन के कारण हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो देखिए ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम सुन पाते हैं। ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। वस्तु के कंपन करने से तात्पर्य मूलतः यह है कि हम उपलब्ध माध्यम के कणों के बीच में कंपन करवाते हैं। अगर माध्यम के कण एक दूसरे से ऐसे टकराते चले जाएंगे तो उनके टकराव से उत्पन्न होती है ध्वनि। जैसे देखिए यहां पे ये जैसे प्ले कर रहे हैं, अब इनके प्ले करने से क्या हो रहा है, तो इसमें स्ट्रिंग्स लगी हुई है ना, ये पतले पतले तार होंगे, उन तारों को क्या करे भाई, वो कंपन करा रहे हैं। अब तारों में कंपन होगा तो इस तार के चारों तरफ क्या भरा हुआ है, वायु, और वायुमंडल में गैस के कण उपलब्ध हैं। तो ये कंपन किसको दे दिया गया, गैस के कणों को, और गैस के कण एक दूसरे से ऐसे टकराते टकराते हमारे कानों तक पहुंचते हैं, जिसके कारण हमें ध्वनि का एहसास होता है। हम समझ पाते हैं कि भाई यहां पर ध्वनि है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एक दे दिया है कि भाई सितार के तार का कंपन करना, हम बोल रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं भाई, वायुमंडल में जो उपलब्ध वायु के कण हैं उनको कंपन करा रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे वाद्य यंत्र है, ड्रम हुआ, ढोल हुआ, इन सभी ड्रम में ढोल में क्या कहते हैं, स्ट्रक करते, पीटते हैं। पीटने के कारण उसमें क्या होता है भाई, कंपन उपलब्ध होता है। उसी कंपन के कारण हम सुन पा रहे हैं। तो देखिए हम इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें समझते चलते हैं कि ध्वनि उत्पन्न कैसे कैसे किया जा सकता है भाई। तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है पीट कर, किसी चीज के ऊपर किसी चीज से पीटिए, ध्वनि उत्पन्न होगा। घर्षण के माध्यम से दो चीजों को घिसना शुरू कीजिए, जोर से हाथ को ऐसे घिसना शुरू करेंगे, यहां से ध्वनि उत्पन्न होता है। इसके अलावा खुरच के, खुरचना मतलब अगर किसी चीज पे, किसी एक मेटल पे एक दूसरी मेटल से ऐसा करके घिसिए, खुरचिए उसको, उसमें से भी ध्वनि प्रोड्यूस होती है। तो मतलब पीट के, घर्षण के द्वारा, खुरच के, और भी कई प्रकार हैं जिसके द्वारा हम ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया भाई। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, देखते हैं ये क्या कह रहा है। एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो मतलब देखिए ये हमारा एक ट्यूनिंग फ्रॉग है, इसके जरिए हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ध्वनि स्रोत के निकट वायु में संपीड़न और विरलन किस प्रकार से हम प्रोड्यूस करा पा रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात समझते हैं, इसको कहते हैं स्वरित्र द्विभुज या फिर इसको ट्यूनिंग फ्रॉग।
ये अल्टीमेटली आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मेटल का है, ये वायर टाइप एक स्ट्रक्चर है जो मेटल का है। अब चूंकि ये दोनों जो पैनल है, ये जो ऊपर वाले, इनको कहीं पर ऐसा ठोका जाएगा तो ये फ्रीली क्या करते हैं भाई, ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। इनका वाइब्रेशन समझने के लिए और भी कई सारे आसान तरीके हैं। जैसे मैं एक सिंपली बोलूं, कहीं पे अगर रॉड या कोई भी चीज ऐसे खुली ऊपर रखी हो, उसको ऐसा पकड़ के खींच दीजिए, तो ये रॉड क्या होता है भाई, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूं, जब पिलर वगैरह खड़े होते हैं तो छत वत पे थोड़ी सी रॉड छूट जाती है, उसके साथ खूब खेला होगा अपन ने। क्या करते हैं भाई, इसको ऐसा पकड़िए और इधर खींच दीजिए। तो जैसे इसको इधर खींचते हैं, ये यहां पे इसकी लोकेशन ये एक बार फाइंड आउट होती है, फिर जैसे हम फोर्स हटाते हैं फिर ये इधर चली जाती है, फिर ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा 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 होते 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 और आखिरी में रुक जाती है। ऐसा करके छोड़ते हैं तो ऐसा वाइब्रेट होते 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 रुक जाती है। तो यही अल्टीमेटली क्या करा रहा है भाई, यही करा रहा है कंप्रेशन और रेरफेक्शन, यही करा रहा है हमारा संपीड़न और विरलन। यहां पे जो माध्यम के कण होंगे, यहां पे जो माध्यम के कण होंगे, इन माध्यम के कणों में सबसे पहले अगर ये इधर की तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, कंप्रेशन, विरलन। और जब ये यहां से उठ करके, ये अब यहां से उठ करके इधर आ गया तो इधर आते के साथ में क्या हो जाएगा भाई, इसका विरलन हो जाएगा। मतलब समझते हैं हम कि जब ये वाला सेगमेंट या राइट साइड में शिफ्टेड होगा तो ये मिलेगा कंप्रेशन, मतलब वायुमंडल के जो कण है उन पे ज्यादा दबाव डालेगा, कंप्रेस कर देगा, इसीलिए इसको कहते हैं कंप्रेशन, संपीड़न। क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम संपीड़न, और इसको कहते हैं हम विरलन। एक संपीड़न है और दूसरा क्या है भाई, विरलन। तो ये संपीड़न हुआ कब, जब इधर झुकाव है। अब क्या, एक बार इधर झुकेगा तो एक बार इधर भी तो आएगा ना, वाइब्रेशन का मतलब तो ऐसा ही होता है। अब ये जब इधर आएगा तब हमें क्या मिलेगा भाई, रेरफेक्शन, मतलब विरलन। मतलब यहाँ के जो कण थे पहले इधर दबाएगा फिर उसके बाद इधर आ गए, तो ये कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन करके चलता है। तो देखिए, माना कि स्वरित्र द्विभुज मतलब ट्यूनिंग फॉर्क ध्वनि का एक स्रोत है। इसमें कहा यह कि एक इमेज की सहायता से वर्णन कीजिए कि वायु में संपीड़न और विरलन कैसे हो रहा है। तो देखिए, हमने यहां पे ट्यूनिंग फॉर्क रखा, अब ये ध्वनि का एक स्रोत है, यहां से साउंड रिलीज हो रही है। पहला, जब यह आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। यही तो बोल रहा था, जब ये इधर की तरफ जाएगी तो क्या करेगा, कंप्रेस कर दिया। जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुई तो क्या किया, इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस किया मतलब संपीड़ित कर दिया, उच्च दबाव का क्षेत्र बनाया। जबकि यह संपीड़न कंपमान वस्तु जैसे जैसे ट्यूनिंग फॉर्क से दूर आगे की ओर गति करेगा, ये दूर जा रहा है, आगे की तरफ जाएगा, तो क्या होगा भाई, कम दबाव का क्षेत्र। ये पास वाले में ज्यादा दबाव, यहां पे कम दबाव। कम दबाव तो मुझे मिलेगा रेरफेक्शन, मुझे मिलेगा वहां पे विरलन। जब ट्यूनिंग फॉर्क की भुजा वापस अंदर की ओर, पीछे की ओर कंपन करता है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। जब ये वापस इधर की तरफ आएगा तो यहां पे क्या उत्पन्न होगा, यहां पे विरलन उत्पन्न होगा। अच्छा, इसी तरीके से इस तरह जब वस्तु कंपन करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। इसी तरीके से बार बार जाकर आकर क्या बनाएगा, कंप्रेशन रेरफेक्शन, कंप्रेशन रेरफेक्शन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। तो इस प्रकार से ये ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पे संचरित होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब ऊर्जा जो स्थानांतरित होना है उसके लिए कुछ द्रव्यमान चाहिए, मासेस चाहिए। तो हमें यह पहले से ज्ञात है कि ऊर्जा ट्रांसफर करना, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करने के लिए दो पैटर्न हो सकते हैं। या तो उस ऊर्जा के पास खुद का द्रव्यमान हो, लेकर के वो चला जाए, ठीक है, या फिर वो माध्यम के कणों को, माध्यम के द्रव्यमान को यूटिलाइज करे एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। तो किनके पास खुद की ऊर्जा होती है भाई, तो जैसे हम बात करते हैं प्रकाश की, तो प्रकाश ऊर्जा जो है इसके खुद के पास द्रव्यमान है। ये अपने स्वयं के द्रव्यमान के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित कर देता है।
कैसे पता चला? तो हमारे पृथ्वी की वायुमंडल का जो क्षेत्र है वो लिमिटेड है, उसके ऊपर जाते हैं तो क्या अवेलेबल है भाई? निर्वात। अब सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी आती है, प्रकाश आता है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास खुद का द्रव्यमान है, तभी तो निर्वात में चल के आया। और जो हमसे यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये है कि ध्वनि को क्या अगर हम निर्वात में क्रिएट करें या निर्वात में उसको प्रवाहित करें तो क्या वो चलेगा? इसी के लिए एक्सपेरिमेंट करना है। तो हमने ऐसा कहा कि ध्वनि इस तरीके की ऊर्जा नहीं है जिसके पास खुद का द्रव्यमान हो। ध्वनि तो तभी एक जगह से दूसरी जगह संचरित होता है जब माध्यम के कण उपलब्ध हो, क्योंकि उन्हीं माध्यम के कणों के बीच में कंपन करा के, वाइब्रेशन क्रिएट करा के हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली वो प्रोपेगेट भी होते हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक छोटा सा ये बेल जार लिया, कांच का एक जार है सिंपल। इसके ऊपर हमने क्या किया कि एक विद्युत घंटी इसके अंदर हमने ये लगा दी। ये रही विद्युत घंटी, ये जो है ये क्या है? ये विद्युत घंटी है। अब विद्युत घंटी हमने लगाई, इसकी स्विच बाहर रख ली और इसको कॉर्क लगा करके पैक कर दी। कॉर्क से पैक करने का मतलब क्या भाई? कि इसके अंदर से जो साउंड वेव जो होगा वो जब तक इसके अंदर हवा भरी है तब तक तो हमें सुनाई देगा, लेकिन हमें यहां पे लगानी एक निर्वात पंप जिससे हम इसके साउंड को, जिसके जो वायुमंडल है यानी कहूं मैं इसके अंदर जो वायु उपलब्ध है उस एयर को मैंने बाहर निकाल दिया, निर्वात क्रिएट कर दिया। मतलब ये निर्वात हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो यहां पर अब कुछ भी मीडियम अवेलेबल नहीं है, कोई भी मासेस अवेलेबल नहीं है। तो हम ऐसा देखते हैं कि जब मैंने इस पंप को चला करके इसके अंदर की पूरी वायु को बाहर कर दिया, तब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूं, यहां पे ये जो घंटी है ये ऐसा चलता हुआ तो ऐसा दिखेगा, कांच का जार है ना, तो ऐसा चलता हुआ तो दिखेगा, लेकिन आवाज नहीं आ रही। अब यहां से आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? कि यहां पर क्या है? यहां निर्वात क्रिएट हो चुका है, द्रव्यमान है ही नहीं। कौन ले जाए एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को? इसकी ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मुझे चाहिए कोई कण, कोई द्रव्यमान। तो मतलब एक चीज समझ में आता है कि जब तक इसमें वायु था तब तक हमें ध्वनि सुनाई दे रही थी। निर्वात पंप को एक्टिव किया, इसकी पूरी वायु को बाहर कर लिया तो हमको ध्वनि सुनाई देना बंद हो गई। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करें? एक विद्युत घंटी लेना है, एक कांच का वायुरुद्ध बेलजार। वायुरुद्ध बेलजार का मतलब क्या है? ये कॉर्क लगा करके उसको वायुरुद्ध कर दिया, मतलब उसके वायु को अगर मैंने खींच लिया बाहर तो यहां पे अब वायु नहीं भरेगा। अगर इस ढक्कन को खुला छोड़ते तो इसमें वायु भरता, हम नीचे से खींच रहे ऊपर से वायु भरता। भाई पहले पैक करेंगे ना, तब तो उसका वायु निकालेंगे, तब तो निर्वात क्रिएट होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई? तो उस विद्युत घंटी को इस बेलजार के अंदर हम लटका देंगे। फिर बेलजार को एक निर्वात पंप से भी जोड़ दिया, देखिए नीचे। अब क्या करें? घंटी के स्विच को दबाने पर उसकी ध्वनि हम सुन सकते। अभी सिर्फ और सिर्फ निर्वात पंप हमने लगाया है, चालू नहीं किया, तो तब तक हम क्या करें? तब तक हम ध्वनि सुन पा रहे, लेकिन हमने इसको चालू कर दिया। चालू कर दिया मतलब क्या? इसमें की वायु को हमने निकाल लिया। तो देखिए, किंतु निर्वात पंप को चलाने के बाद ध्वनि संचरण बंद हो जाता है और हम ध्वनि सुन नहीं पाते। ध्वनि संचरण बंद हो गया क्योंकि उसमें वायु नहीं बचा, द्रव्यमान नहीं बचा, संचरण बंद, हम ध्वनि नहीं सुन पाते। अतः इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। इससे क्या सिद्ध हुआ भाई? कि ध्वनि को अगर संचरित होना है, ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यात्मक माध्यम उपलब्ध होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि वायु ही वहां पर हो। हमने वायु के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है और भी कुछ चीजें मैं आपको सिखाता हूं कि भाई जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही माध्यम में साउंड ट्रैवल कर सकता है। अब इसको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए भाई? तो ये उन माध्यम के कणों में वाइब्रेशन उत्पन्न करता है, वहां पे उनमें कंपन उत्पन्न करता है, और कंपन उत्पन्न करने के बाद ये कण एक दूसरे से टकराते हुए अपनी ऊर्जा को आगे स्थानांतरित करते हैं। तो ऐसा माध्यम जिसका घनत्व ज्यादा हो, ज्यादा डेंस हो, घनत्व अगर ज्यादा है, माध्यम के कण पास पास होंगे, तो ये देखिए ऐसे पास पास है, मैंने इसको टक्कर मारा तो ये तुरंत इससे टक्कर कर गया, अगला यहीं पे ये टक्कर कर गया, ये अगला यहीं पे टक्कर कर गया, मतलब ऐसे टकराते आगे की तरफ जाएंगे। कब? जब घनत्व ज्यादा हो। और घनत्व कम है तो ये माध्यम का इतने दूर पे, अब इतनी दूरी पे जाएगा, टकराएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये अगले से टकराएगा, फिर आगे जाएगा, फिर टकराएगा। दूरी ज्यादा मतलब समय ज्यादा लगेगा, बहुत इजीली साउंड कन्वेंस नहीं होगी। ऐसे जब गैस में बात करते हैं और दूर दूर,
भाई हमें पता है ना, ठोस में माध्यम के कण पास, लिक्विड में थोड़े दूर, गैस में बहुत दूर। अब ये गया, इसे टकराया, तो भाई यहां से यहां जाने में इसको टाइम लगा, जब वहां पहुंचेगा तो उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो मतलब ये ज्यादा दूर तक भी नहीं चलेगी और क्विक भी नहीं चलेगी। तो किसमें सबसे बेहतर चले भाई? तो सबसे बेहतर चलता है जिसका द्रव्यमान ज्यादा हो, या यूं कहूं जिसका मास, जिसकी घनत्व तो ज्यादा हो जाए। तो इसलिए जो साउंड है वो ठोस में ज्यादा तेज चलता है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने इसको प्रूव भी कर लिया कि अगर वहां पे मीडियम अवेलेबल नहीं होगा, माध्यम उपलब्ध नहीं होगा, तो साउंड संचरित नहीं होगी, साउंड ट्रैवल नहीं करेगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है? तो ध्वनि तरंग को पहले तो समझते हैं कि चलता कैसे, प्रोड्यूस होने के बाद किस प्रकार से चल रहा है। तो ये समझिए, ये माध्यम के कण है, ये जितने ब्लैक 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 आपको दिख रहे हैं सब माध्यम के कण है। थोड़ी देर तक के लिए आप ये नीचे वाले पॉइंट को भी अवॉइड करेंगे, सिर्फ ऊपर की बात करेंगे। तो यहां पे ये क्या है भाई? ये पूरे माध्यम के कण है। अब जो हमने विक्षोभ उत्पन्न किया है, जो हमने कंपन उत्पन्न किया है, उसके कारण ये माध्यम के कण देखिए अगर ध्यानपूर्वक, तो ये आगे पीछे ही दोलन कर रहे हैं। भले आपको यहां दिख रहा होगा कि ये एक ब्लैक कलर की जो पट्टी है ये सीधे आगे गमन कर रही है, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये पार्टिकल्स कैसे जा रहे हैं, ये आगे पीछे। मतलब ये ब्लैक कलर की पट्टी को ऐसा मत समझिए ये क्या है भाई, ये कंप्रेस्ड है। और ये वाली जो रीजन है ये कैसा है, ये रेररफेक्शन है, वो कंप्रेशन है ये ब्लैक लाइंस, और ये जो बची हुई ये जो खाली जगह जो दिख रही है चौड़ी पट्टी, ये रेररफेक्शन है। अब हो क्या रहा है? तो देखिए एक माध्यम का कण इसके साथ में बहाव में बहा, लेकिन यहां जाने के बाद ये अपनी जगह पर लौट आया, दूसरा कण अब उसको बहाव में आ गया। अगर ध्यान से देखें तो यहां से जो ये ब्लैक डॉट स्टार्ट हो रहा है यही यहां तक नहीं जा रहा है, यहां से जो ब्लैक डॉट आया उसको सपोर्ट किया वापस आ गया, सपोर्ट किया वापस आ गया। जब ये लाइन आगे जा रही है तो नए नए ब्लैक कण इसके साथ में जुड़ते जा रहे हैं, और ये काली पट्टी की जैसी ही दिखती जा रही है। मतलब वो कंप्रेशन है, अगर वो संपीड़ित है, उच्च दाब का क्षेत्र है, तो वो उच्च दाब के ही क्षेत्र में जा रही है। और जो ये चौड़ी पट्टियां दिख रही है निम्न दाब का क्षेत्र, तो निम्न दाब में ही रह जा रहे हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि जो साउंड है उसके जो कण है, कणों को अगर देखें तो कण ऐसे आगे पीछे क्षैतिज दिशा में गति कर रहे हैं, और जो तरंग संचरण हो रहा है वो भी इसी के दिशा में हो रहा है। मतलब ये कणों की गति, और अगर इसकी बात करें तो ये तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। अब दोनों की दिशाएं अगर आप देखें तो एक दूसरे के कैसे समांतर, ये दोनों दिशाएं कैसी कहलाएंगी? एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर हैं अर्थात इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा भाई? 0 डिग्री। और जब माध्यम के कण और हमारी तरंग संचरण की दिशा दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो अगर 0 डिग्री का है तो इसको ही हम कहते हैं कि ये अनुदैर्ध्य तरंग है। अब इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम ये बना है। ये जितने भी पिक पॉइंट्स है वो सब कंप्रेशन है, ये जितने पिक पॉइंट्स दिख रहे होंगे ये सब कंप्रेशन है। और जितने भी ये नॉर्मली नीचे की तरफ ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, मतलब क्या बोल दूं मैं, इनको मैं कहता हूं गर्त। तो ये जितने गर्त दिख रहे हैं ये सब रेररफेक्शन है, सब रेररफेक्शन है। तो इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम है, दैट्स ऑल। अच्छा, ये तो क्या अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ क्या होता है भाई? तो अनुप्रस्थ में होता है कि माध्यम के कणों की जो दिशा होती है ऐसे ऊपर नीचे, और तरंग संचरण जो हो वो ऐसी चले, मतलब एक अलग दिशा में, यानी ऊर्ध्वाधर कण और क्षैतिज तरंग। तो कण और तरंग के बीच का जो कोण है वो कितना? 90 डिग्री। अगर कण और तरंग के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसी अवस्था को, इस अवस्था को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो नीचे की तरफ बना हुआ है, इसी अनुदैर्ध्य का जो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहूं तो ये जो है ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाता है। ठीक है, जो नीचे चल रहा है वो अनुप्रस्थ तरंग है, जो ऊपर चल रहा है ये कैसा भाई? ये अनुदैर्ध्य तरंग है। हम अनुदैर्ध्य तरंग का एक इक्विवेलेंट डायग्राम, उसके एक समतुल्य अनुप्रस्थ तरंग की डायग्राम भी प्लॉट कर सकते हैं। आइए, चूंकि साउंड की बात किया था तो हम इसकी बात करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रिक्वायर्ड जरूरी है, ये है जरूरी। आगे बढ़ते हैं। जब माध्यम के कणों की विस्थापन तरंग संचरण की दिशा के समांतर हो तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जब समांतर हो तो क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग।
ध्वनि तरंग संपीड़न C और विरलन R के रूप में संचरित होता है। ये जो दिख रहा है रेररफैक्शन एंड कंप्रेशन, रेररफैक्शन का मतलब विरलन और कंप्रेशन का मतलब होता है संपीड़न। संपीड़न मतलब उच्च दबाव का क्षेत्र, रेररफैक्शन का मतलब विरलन, विरलन का मतलब कम दबाव का क्षेत्र। तथा माध्यम मतलब वायु के जो कण हैं वो आगे पीछे तरंग के संचरण की समांतर दिशा में गति करते हैं, अतः ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। जब इस तरीके से कोई तरंग चलेगा तो यह अनुदैर्ध्य ही होगा। जब ऐसा चलने लगे कि माध्यम के कण वर्टिकल और जो तरंग की संचरण हो रही है वो हॉरिजॉन्टल, उन दोनों के बीच का कोण 90 तो अनुप्रस्थ, अदरवाइज दोनों पैरेलल चलेंगे तो वो अनुदैर्ध्य है। तो मतलब ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो जाता है यहां पे कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन कह रहा है भाई कि ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे अपने मित्र की आवाज को पहचानने में आपकी सहायता करता है। देखिए, ध्वनि से रिलेटेड हमने कई सारे टर्म्स पढ़े थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़े थे ध्वनि से रिलेटेड, जिसमें से 2 ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हम कहते हैं उसकी गुणता टिम्बर और उसका तारत्व। ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जिसके जरिए हम बात कर सकते हैं कि भाई जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है सामने वाला व्यक्ति, वो और कोई दूसरा सेम टाइप की ध्वनि अगर प्रोड्यूस कर रहा है, वो दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या होता है, हमारे पास जो वेल नोन साउंड्स होते हैं, मतलब पहले से ही जो सुना है, अपने मित्र कहने का मतलब जिसकी आवाज आपके दिमाग में पहले से ही है, अब वो कहीं पर भी वो आवाज सुनाई पड़ती है तो हमारा ब्रेन उसको एनालाइज कर लेता है। तो कौन से ऐसे फैक्टर, भाई अंधेरा है, देख तो नहीं पा रहे, हम सिर्फ आंखें बंद करके भी किसी को सुन करके बता सकते ना ये फलाना व्यक्ति की आवाज है, ठीक है ना। मतलब क्या समझ में आता भाई कि इससे ये क्लियर होती है बात कि जो किसी ने कुछ बोला है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 पैटर्न है। एक तो होता है हमारा क्या भाई, ध्वनि की जो गुणता है। गुणता इससे मतलब यह है कि अगर कोई 2 समान तारत्व की, कोई 2 समान प्रबलता की साउंड अगर हमारे पास आ रही है तो हम उन दोनों साउंड के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते, डिफरेंशिएट कर पाते भाई, ठीक है ना। तो देखिए, ध्वनि का एक अभिलक्षण जो समान तारत्व तथा प्रबलता की 2 ध्वनियों में अंतर करने में सहायता प्रदान करता है। ध्वनि की गुणता या टिम्बर, जिसको लय कहते हैं, ध्वनि जो सुनने में काफी कर्णप्रिय हो अर्थात सुनने में सुखद होती है को ध्वनि की अच्छी गुणता वाली ध्वनि कहा जाता है। उसी तरीके से एक पॉइंट है तारत्व, ध्वनि का वह विशेष जिसके कारण विभिन्न प्रकार के ध्वनि में आप विभेद कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मुझे मेरे दोस्त की साउंड सुननी थी, मेरे पास पहले से सुनी सुनाई है, और भी उसके साथ में कोई साउंड आ रही है तो मैं उसमें डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा कि ये हमारे दोस्त की ही साउंड है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। 6 कह रहा है कि तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं। भाई जैसे ही बादल टकराते हैं, टकराने के साथ में ही वहां पे लाइट भी उसी समय और साउंड भी उसी समय, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड के पश्चात गर्जन सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? हमें पता है ना, बारिश के दिनों में जब बादलों के बीच में टक्कर होती है तो वहां से तड़ित आघात निकलता है, मतलब चमकती भी है और वहां से साउंड भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन हमें अलग अलग सुनाई देने के पीछे कारण है कि जो लाइट होती है उसकी जो चाल होती है वो होता है भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वहीं पे ध्वनि की चाल की बात करें तो ओनली 346 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए ये 3 × 10⁸ मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और ये मात्र 346 मीटर पर सेकेंड। ये कहा 3 लाख किलोमीटर, वो मात्र 346 मीटर। इसका मतलब होता है कि ये पहले पहुंचे, जो तेज चलेगा वो पहले पहुंचेगा। प्रकाश उसी बादल से जब निकला था प्रकाश, तो प्रकाश जल्दी से पहुंच जाएगी पृथ्वी पे, और जो ध्वनि है वो धीमे धीमे पहुंचेगी, स्लो डाउन होती हुई पहुंचेगी, इसलिए वो 346 से चल रही है तो धीमे ही पहुंचेगी। अतः प्रकाश जल्दी पहुंच जाता है, मतलब बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, और जो उसकी गर्जना है, जो उसकी आवाज है, वो थोड़ी देर के बाद में सुनाई देती है भाई। स्पष्टता
ध्वनि को आकाश से धरती तक आने में कुछ समय लग जाता है, परंतु प्रकाश लगभग तुरंत ही दिखाई दे जाती है। और एक और चीज है, ध्वनि की चाल में एक ये पार्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हम ये कैलकुलेशंस बता रहे हैं 346 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ध्वनि की जो चाल है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर को लो करेंगे वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी लो हो जाती है। आपने ऐसा सुना होगा कि जब ठंड के दिन होते हैं तब साउंड बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं करती है, और गर्मी के दिनों में दूर कोई चीज बज रहा हो उसकी भी आवाज हमारी कानों तक पहुंच जाती है। कारण क्या होता है कि जो माध्यम के कण हैं उनके तापमान ज्यादा होते हैं, गर्मी का दिन है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो उन माध्यम के कणों के पास में उनकी इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी बढ़ी हुई है। आपने और उसको एनर्जी दी तो उसको कैरी करने में उनको आसानी होती है, इजीली वो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। ठंड के दिनों में एक तो मॉइस्ट होता है भाई, भारी कण हो जाते हैं, तापमान भी कम है, मतलब उनकी एनर्जी भी कम है, आपने जो एनर्जी दी उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी फॉरवर्ड करने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से यहां पे एक ये चीज मेंशन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हम ये बात करें, क्योंकि जनरली बारिश का समय है तो ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठंड हो जाती है भाई, और ये भी नहीं कि बहुत गर्मी है, हल्की सी उमस जैसी जो माहौल होता है उसके अकॉर्डिंगली अपन ने लिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों को हमने कंपेयर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 में और जरा बात करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक न्यूमेरिकल है भाई, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परास, मतलब जो एवरेज जो एक व्यक्ति सुन सकता है उसकी हियरिंग रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। अब इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। अच्छा, वायु में ध्वनि का वेग गिवन है, तो एक काम करते हैं, हमसे मांगा गया यहां पे तरंग दैर्ध्य, क्या पूछा गया भाई यहां से, तरंग दैर्ध्य। तो जब तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं और गिवन है हमारे पास में यहां पे फ्रीक्वेंसीज, भाई श्रव्य प्रकाश हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की इकाई है, तो मुझे दी गई है यहां पे आवृत्ति, न्यू से डिनोट करते हैं भाई आवृत्ति को, ये गिवन है 20 हर्ट्ज, मान लेता हूं न्यू 1 पहली आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति मैं कह देता हूं 20 किलो हर्ट्ज। अच्छा, तरंग दैर्ध्य को किस चीज से डिनोट करते हैं भाई, तो इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से, ये हमसे मांगा गया। अब आगे है वो है ध्वनि की वेग, मतलब वेग गिवन है यानी v गिवन है, ध्यान से ये न्यू है और ये v है, तो v गिवन है हमारा 344 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि हमको एक बात पता है कि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, यहां पर यह फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, जो दूरी है उसकी जगह पे तरंग दैर्ध्य है, तो मतलब वेग बराबर हो जाएगा हमारा फॉर्मूला तरंग दैर्ध्य बटा में समय। चूंकि हमको एक और चीज पता है कि 1 बटा समय जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं हमारे न्यू से, आवृत्ति से। तो अब अगर सबको न्यूमेरिकली लिख लो, v इक्वल्स टू तरंग दैर्ध्य मतलब कितना, लैम्डा, अपॉन में ये हो गया t, अब 1 अपॉन टी को मैं कह रहा हूं होता है न्यू, तो ये क्या हो गया, न्यू लैम्डा, ये होती है हमारी फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में चलते हैं और हम इन वैल्यूज को रखते हैं, हमारे कैलकुलेशंस इजीली बन जाएंगे। क्या निकालना भाई, तो हमको निकालना है यहां पे तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, लैम्डा इक्वल्स टू मुझे दिख रहा है v अपॉन न्यू, मैं अगर यहां पे लिखूं तो ये हमारा वेग बटा में आवृत्ति। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है भाई, तो वेग का मान अगर मैं लैम्डा 1 निकालता हूं, लैम्डा 1 का मतलब क्या हो गया, जब मैं न्यू 1 लिखूंगा तो 344 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा है, तो 344 बटे में v की वैल्यू मैं लिख देता हूं, ये कितना हो गया 20। अच्छा, इसको अगर कैंसिल आउट करूं तो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा भाई, तो 2 से कैंसिल कर लीजिए, ये 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई, तो 17 दूने 34 और 2 172, मतलब 172 बटा 10 यानी हो गया 17.2,
यानी ये लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 17.2 मीटर। मैं मीटर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये दूरी है, तरंग दैर्ध्य जो है ये क्या है? दूरी है। ये इसकी मेजरमेंट किस में आएगी? मीटर में। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं बात करता हूं अब लैम्डा 2 की। तो लैम्डा 2 देखिए, सेम फॉर्मूला v अपॉन न्यू। अब v की वैल्यू तो उतनी होगी ना 344। भाई मैक्सिमम साउंड की जो आवृत्ति है वो आए या मिनिमम आवृत्ति आए, इसका वेग थोड़ी बदल जाएगा। तो ये हो गया मेरा 344 अपॉन कितना भाई? तो ये 20 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का मतलब कितना हो जाता है? तो 20 इंटू 1000, मतलब ये 20,000 है। अच्छा 20,000 इसका मतलब क्या? ये कैलकुलेशन तो इतना ही आएगा। अब 20 था, 20 पे 1000 ये थे, तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख देता हूं, देखिए 20 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो यही नंबर आएगा ना 17.2। ये किया तभी, अपॉन में 1000। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये डेसिमल को 3 अंक और पीछे ले आइए तो कितना हो जाएगा भाई? 2 ये है, मतलब 0.0। ठीक है, 0.0172। ठीक है, 3 डिजिट ले आना था, ले आया एक 0 लगा के, इतना मीटर। तो मतलब लैम्डा 2 आ गया मेरा 0.172 मीटर। मतलब हमारे पास यहां पे जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि दोनों का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तो ये रहा तरंग दैर्ध्य कितना भाई? तो ये हो गया मेरा 17.2 से लेकर के 0.172 मीटर। ये मिल गया आंसर। एक बात और समझ में आती है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तरंग दैर्ध्य छोटा होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे कम होगी तरंग दैर्ध्य बड़ा होगा। तरंग दैर्ध्य क्या होता है भाई? तो 2 क्रमागत श्रृंग या 2 क्रमागत गर्त, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, मतलब 20,000 किलो हर्ट्ज, मतलब 20 किलो हर्ट्ज, यानी वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी हो जाएगी भाई? फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिल रही है, तो मतलब जो तरंग दैर्ध्य है वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं भाई। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा भाई कि 2 बालक किसी एल्यूमिनियम पाइप के 2 सिरों पर हैं। ठीक है, एक बालक पाइप के एक सिरे से पत्थर से आघात करता है और दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्यूमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों के लिए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पे हमको कैलकुलेट करना है कि जो एल्यूमिनियम के साथ में, मतलब सॉलिड के साथ में जो गई थी साउंड, उसमें लगा हुआ समय, और जो वायु से होकर के गई थी साउंड, उसमें लगा हुआ समय, इन दोनों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए, इसके लिए हमको क्या करना, हमको सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है इसके अंदर कि दोनों का अनुपात। तो हमें ये पता है पहले से ही कि जो ध्वनि का चाल वायु में और ध्वनि की चाल सेम टू सेम एल्यूमिनियम में, ये दोनों मान हमें ज्ञात होने चाहिए। अब चूंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हमें यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं है गिवन, बट हमारे बुक के अंदर इनके वैल्यूज गिवन हैं, एंड जब एग्जाम में कभी पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यूज दी हुई होंगी, तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। खैर, जो वायु में होता है वो तो हमको याद ही है कि इसका वायु में हो जाता है 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या यूं कहूं कि 344, ठीक है, 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 344, 345, कहीं पे 346, तीनों ही वैल्यूज आपको देखने को मिल जाती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम भाई चलता है 6420 मीटर पर सेकेंड। अब इससे एक चीज क्लियर हो रही होगी कि ये जो दोनों वैल्यूज जो दिख रहे हैं यहां पे आपको, ये जो एल्यूमिनियम में है उसमें आपको दिख रहा है कि भाई बहुत ज्यादा है, 6420 मीटर पर सेकेंड, और ये जो है वायु में वो ओनली 344 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन जो कह रहा था वो कुछ इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि एक ये पाइप है और इस पाइप के दोनों सिरों पर, है ना, एक सिरे पर एक बालक और एक दूसरे सिरे पर बालक है। ठीक है, ये बालक यहां पे अपना कान लगाए हुए हैं और ये सुन रहा है
इसकी वॉइस। किसकी भाई? तो इधर साइड से एक बालक है, इस बालक ने क्या किया, दूसरे साइड पे जो स्थित बालक है इसने इधर साइड से एक पत्थर के जरिए इसके ऊपर टक्कर मारी। तो जब पत्थर से टक्कर मारा तो दो तरीके हो गए। एक तो तरीका हुआ कि साउंड वेव एक इसी के अंदर से, इस मटेरियल के अंदर से ट्रैवल होकर के आई, और एक साउंड वेव जो इसके पास ट्रैवल होकर के आ रही है वो कहां से आ रही है भाई? तो एक एयर से ट्रैवल होकर के आ रही है। जब इसको यहां पे स्टक किया गया होगा तो यहां से दोनों जगहों से साउंड वेव निकल के आ रही है। तो यही पूछना चाह रहे हैं कि दोनों में लिए गए समय का अनुपात बता दीजिए। तो चूंकि हमें पता है अगर हम वायु को लिखें, ठीक है ना, तो मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक चलने में जो लंबाई है वो है L। दोनों के लिए L लंबाई है भाई, इधर से चले या वायु से चले, तो L लंबाई है दोनों की जगह पे। तो मैं अगर कहता हूं चाल यहां पे गिवन है तो V से लिख देता हूं, वेलोसिटी एयर में जो गिवन है वो है 344 मीटर पर सेकेंड। होता क्या है भाई? तो वेग बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है? दूरी बटा समय। अब यहां पे अगर बात की जाए तो VA की वैल्यू कितनी है? दूरी है भाई L, और समय मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं कह देता हूं कि T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? तो L अपॉन VA, ये TA लिख लेता हूं, समय एयर में। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा तो समय मुझे निकालना है एल्यूमिनियम में, तो TL कह लेता हूं एल्यूमिनियम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई? L अपॉन VL कह देता हूं, है ना, एल्यूमिनियम के लिए। अच्छा, अब अगर मैं इसको लिखता हूं तो मुझे यहां पे ज्ञात है कि लेंथ तो उतनी है लेकिन एयर में जो चलने का चाल जो है वो 344 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पर जो मिल रहा है मुझे कितना भाई? L अपॉन 6420 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना क्या था? तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब कभी आपको अनुपात निकालना होता है तब आपको एक बात ध्यान में रखनी होती है, कौन पहले और कौन बाद में आ रहा है। जो पहले आ रहा है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो बाद में आ रहा है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। यहां पे अगर देखें तो कह रहा है वायु तथा एल्यूमिनियम, तो मतलब ऊपर क्या रखना है भाई? तो आपको रखना है ऊपर TA अपॉन आपको निकालना है TL। L मतलब एल्यूमिनियम के लिए ले रहे, ठीक है ना, आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए ये कितना है भाई? TAL अपॉन 344, दिस इज L अपॉन 344, एंड ये L अपॉन 420, L अपॉन 6420। अगर आप देखें तो इसको कैसे लिखते हैं भाई? तो L अपॉन 344 इंटू 6420 अपॉन में L से L कैंसिल हो गया, इसीलिए इसे L की मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे अनुपात निकालना था। ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों L खत्म हो चुके हैं। अगर आप इससे इसको कैंसिल करते हैं तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा 18.55 टाइम्स में, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया भाई? तो TA रेशियो TL इज इक्वल्स टू 18:1, सॉरी कंप्लीटली लिखूं 18.55 रेशियो 1, और यू कैन से 6420 रेशियो 344, ठीक है। ये इसका रेशियो मिला मुझे। यही मुझसे पूछा गया था कि समय का अनुपात कितना होगा, तो जो समय का अनुपात होगा वो हो जाएगा 18.55 रेशियो 1। भाई एयर में ज्यादा टाइम लगा ना, ये देखिए 18.55 टाइम्स ज्यादा लगा है समय, किसके कंपैरिजन में भाई? एल्यूमिनियम से। मतलब जो चीज एल्यूमिनियम से, एक सिंपल सॉर्टेड समझिए, जो चीज एल्यूमिनियम से 1 सेकेंड में सुनाई दे गई होगी वही सेम थिंग एयर से ट्रैवल होकर के आने में 18.55 सेकेंड का टाइम लग जाएगा। मतलब आप समझ में आ गया होगा कि जो मेटल्स होते हैं या फिर जो सॉलिड्स होते हैं उसमें से साउंड जल्दी ट्रैवल करती है, एयर से साउंड थोड़ा धीमे ट्रैवल करती है। और रीजन क्या होता है भाई? कि डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है, घनत्व जिसका ज्यादा होता है, वहां पे मॉलिक्यूल्स पास पास मिलते हैं, टक्कर आसान होता है, और जो साउंड एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल होती है। जबकि साउंड को अगर आपने एयर से ट्रैवल करा है तो उसमें क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल दूर दूर है, गैस है ना, मॉलिक्यूल्स दूर दूर से, तो ये यहां जाके टक्कर मारेगा, फिर अगला मॉलिक्यूल इतनी दूरी पे, तो ये जाके टक्कर मारेगा, तो भाई समय लगेगा इसमें। जबकि सॉलिड में बिल्कुल ऐसे ही चिपके हुए, इसको अगले ने इसको करते हुए पहुंचा दिया। तो
खैर, आपको ये बात पहले से भी समझ में आती है क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से इन सभी चीजों को पढ़ा हुआ है डीपली। अब तो हम क्वेश्चंस में अप्लाई करें, बट स्टिल हम रिपीट करते चलते जिससे कि आपको कभी भी याद करने की अलग से जरूरत ना हो, सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं क्योंकि हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और हम देखते हैं कि जो हमारा 9th क्वेश्चन है इसमें हमसे अब क्या पूछा जा रहा है। तो 9th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाई, किसी ध्वनि स्रोत से आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। देखिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। हमें पता है ध्वनि क्या होती है भाई, ये कंपन है। अगर किसी माध्यम के कणों के बीच में आप कंपन कराते हैं तो उससे ध्वनि प्रोड्यूस होती है। अब यहां मुझे कंपन के बारे में पूछा जा रहा है, तो गिवन क्या है, गिवन है आवृत्ति। तो मैं सबसे पहले तो यही लिखता हूं ना, जो गिवन डेटा होता है भाई, आवृत्ति मुझे गिवन है, मुझे न्यू की वैल्यू गिवन है, मुझे आवृत्ति गिवन है, और कितनी गिवन है भाई, तो ये गिवन है 100 हर्ट्ज। नाउ 1 मिनट में कितनी बार, तो मुझसे पूछा जा रहा है 1 मिनट में कंपन, 1 मिनट में कितनी बार कंपन होगा। तो मैं इसको n से डिनोट कर दूं क्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, n लिख देता हूं मैं, जितनी बार कंपन करेगा उसको मैंने n लिख दिया। अब समय जो गिवन है वो 1 मिनट, तो मैं यहां से हटाता हूं, मुझे दिया गया समय वो है 1 मिनट। अब चूंकि मुझे पता है कि ये जो न्यू, जो आवृत्ति की बात करते हैं, वो न्यू डिनोट करता है 1 सेकंड में होने वाले कंपन को। जो आवृत्ति हम पढ़ते हैं ये क्या होती है इसकी डेफिनेशन, तो हम कहते हैं 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करेगा दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, उसी को आवृत्ति कहते हैं। तो 1 सेकंड में 100 बार, तो 1 मिनट में कितनी बार। बड़ा आसान सा सवाल हो गया ना, ठीक है, सिर्फ समझने की बात है। मैं एक फॉर्मुलेट करके जरा लिखता हूं इसी चीज को, जो मैं बोला उसको एक फॉर्मुलेट करके लिखता हूं। सी, मैं ऐसा लिखना चाहता हूं कि भाई आवृत्ति कितना भाई हो गया, तो देखिए आवृत्ति जो होती है ये हो गया कंपन बटा में समय, यही है भाई अल्टीमेटली का आवृत्ति, ठीक है ना। नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम, क्योंकि हमने ऐसा भी लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। 1/t मतलब क्या लिखते थे, एक कंपन होने में जो समय लगे। अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं, ये एक नहीं, कितने, n नंबर ऑफ, तो न्यू इक्वल्स टू n/t, खत्म हो गया, आंसर मिल गया मुझे क्या चाहिए, n, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यू टाइम्स ऑफ t, और यू कैन से कंपन बराबर क्या भाई, तो आवृत्ति इंटू समय। मैंने यही चीज को यहां पर लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं। तो करिए, क्या है गिवन, आवृत्ति गिवन है 100। समय की जब हम बात करते हैं तो समय की जो इकाई होती है स्टैंडर्ड, वो होती है सेकंड। बस क्वेश्चन करते समय आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी होती है कि सभी इकाइयां जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसी में रहें। ये स्टैंडर्ड नहीं है मिनट, क्या होता है, सेकंड। तो इसको कन्वर्ट कीजिए सेकंड में, तो सेकंड में क्या हो जाएगा भाई, 1 मिनट को अगर सेकंड में कैलकुलेट करूंगा तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 60 सेकंड। तो यहां टाइम कितना लग रहा है, तो यहां टाइम लग रहा है 60 सेकंड। दैट मींस व्हाट, 6000 n इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 6000 कंपन। 1 सेकंड में अगर 100 बार तो 60 सेकंड में 6000, सिंपल ना। 1 सेकंड में 100 बार तो 60 सेकंड में 6000, खत्म। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट स्टिल मैंने एक क्वेश्चन का फॉर्म में आपको कर दिया ताकि आगे के लिए भी याद रह जाए। अभी के लिए तो चलिए वो 100 था तो बड़ा ही मल्टीप्लीकेशन आसान सा दिख रहा था, बट हो सकता है अगले समय में कुछ और वेरिएशंस आए तो आप करने के लिए सक्षम रहें, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारे लिए। तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 10 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन है हम उसी को कवर कर रहे हैं, और वहां पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं इनफैक्ट। तो हम सब कुछ की चर्चा करते हुए आ रहे हैं बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में आपके बुक के। चलिए तो पढ़ते हैं, क्या ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिसे प्रकाश की तरंग करती है, इन नियमों को बताइए। तो भाई बिल्कुल, ध्वनि जो है, जो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम था उसको बिल्कुल फॉलो करती है।
मतलब ध्वनि प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करती है। सिंपल लाइन, ध्वनि जो है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करती है। तो भैया प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम कुछ इस प्रकार कहता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये है आपतित किरण, क्या है ये, स्पीकर ना होकर के टॉर्च हो गया, तो टॉर्च से एक लाइट बीम आ रही है, यहां पे आके इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद यहां से ये लाइट बीम रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस क्षण पे जहां पे इंसिडेंट हुई थी उस जगह पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल मतलब क्या होता है भाई? इट्स अ परपेंडिकुलर, इट्स अ 90 डिग्री ऑन अ सरफेस या ऑन अ पॉइंट कह लो। इस पॉइंट पे कैसा एक अभिलंब है। नॉर्मल का मतलब ये हमारा अभिलंब है। इस अभिलंब को कहां ड्रॉ किया भाई? तो इस अभिलंब को ड्रॉ किया गया कहां? ओ पर। ओ क्या है भाई? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जिस जगह पर आकर के ये आपतित हो रही है, मतलब ये हो गया मेरा आपतन बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं कि ये जो कोण बना इसको कहते हैं हम थीटा आई, और ये जो कोण बना इसको हम कहते हैं थीटा आर। इसको हम कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। इसको परावर्तन कोण, थीटा आर को। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों हमेशा ही कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। किसमें भाई? प्रकाश के नियम की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरा नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। ये दो नियम थे प्रकाश के। क्या क्या? कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और आपतित किरण, परावर्तित किरण एंड अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये समझाया था प्रकाश के नियम में। ठीक उसी प्रकार एज इट इज जो हमारी ध्वनि है उसको फॉलो करती है। वो ये कहती है कि ये जो लाइन, ये जो किरण कह रहे थे, अब इसको आप कहिए कि भाई ये हो गया मेरा एक आपतित तरंग। ये कैसी तरंग हो गई? एक आपतित तरंग। तो ये जिस पॉइंट पे आके मिलेगी उसको आपतन बिंदु ही कहेंगे। ये हो गई मेरी आपतित तरंग, आपतित तरंग। क्योंकि ध्वनि संचरण जो होता है वो तरंग के माध्यम से होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपतित तरंग। तो ये हो गई आपतित तरंग। यहां पे टकराने के बाद ये जो लाइन जा रही है, दिस इज कॉल्ड परावर्तित तरंग। इसको क्या कहूंगा मैं? परावर्तित तरंग। तो इस संबंध में हम ये कहते हैं कि यहां पे जो आपतित तरंग है और जो परावर्तित तरंग है, इन दोनों के मीटिंग पॉइंट पे जहां पे ये मिले थे, यहां से हम ड्रॉ करते हैं क्या? अभिलंब। तो ये हो गया मेरा अभिलंब। तो इस केस में फिर से वही चीज बनी, क्या भाई? तो एक आपतन कोण बना और यहां पे एक कोण बना जिसको परावर्तन कोण कहेंगे। तो यहां पर भी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण का निर्माता है आपतित तरंग और परावर्तन कोण का निर्माता है परावर्तित तरंग। दोनों के बीच में जो कॉमन लाइन है वो है अभिलंब। तो ध्वनि भी ये नियम को फॉलो करता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये जो दोनों कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण सदैव बराबर होंगे। और साथ ही आपतित तरंग संचरण की दिशा और परावर्तित तरंग संचरण की दिशा और जो हमारा अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होंगे। इन तीनों की बात करें तो इनका प्लेन एक ही होगा। अगर जैसे मान लीजिए ये तीन वेव्स हैं, अब एक बात समझिए, ऐसे चल रहे तीन वेव्स, ये एक ही प्लेन है। मैं यहां पीछे हाथ रख रहा हूं, देखिए हाथों पे तीनों टच कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई कट नहीं कर रहा, प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। किंतु अगर इसमें से एक फिंगर ऐसी हो जाए तो देखिए ये कोण तो बराबर है यहां और यहां के बीच में, लेकिन ये वाली फिंगर इस तल में नहीं है, इस तल से उठी हुई है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाए ऐसे, तो ये तल से उठी हुई है, लंबवत है। मतलब कैसा? अगर एक ही तल में कोई कह रहा है, इसका मतलब होता है कि वो सभी उसी के अंदर उसी प्लेन में लाई करनी चाहिए। उसके पीछे ऐसा समझ लीजिए एक समतल रख दूं, समतल मतलब मान लीजिए उसके पीछे एक कॉपी रखता हूं, तो वो कॉपी पर सब कुछ लाई करे, कोई इंटरसेक्ट ना करे, कोई बाउंस ना करे उस पे से। दैट इज कॉल्ड कि एक ही तल में होते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट है, ध्वनि भी परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका कि प्रकाश तरंगे करती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? ध्वनि परावर्तन के नियम। सिर्फ परावर्तन के नियम को फॉलो करती है भाई, नहीं तो बाद में पता चले आप कहें भाई स्कैटरिंग,
है ना, रिफ्रैक्शन, तो ये सब कुछ की बात नहीं कर, सिर्फ परावर्तन के नियम को, जैसा कि ध्वनि और प्रकाश दोनों ही फॉलो करते हैं। क्या है भाई, तो जो हमने अभी बात करी, आपतित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए मैंने अभी बोला तीनों एक ही प्लेन में होंगे। अगला, परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच का जो कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये I इक्वल्स टू आर, जिसको हमने क्या लिखा, थीटा I इक्वल्स टू थीटा आर। ये थीटा थीटा एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ, या फिर इसका इस्तेमाल करते हैं हम कोण बताने के लिए। थीटा कहीं पे दिख जाए तो इसका मतलब कोण है, ठीक है। इसको डिस्क्रिप्टिवली जब आप अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करेंगे, है ना, होपफुली ये क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है, 9th में भी है, ऐसा नहीं कि आपने अभी तक इस थीटा के बारे में नहीं सुना। ये कोण है, ठीक है ना, इन कोण की बात करें, इसको थीटा कहते हैं बस। अब देखिए कैसे होता है परिवर्तन, ये देखिए ये लाइट बीम, ये आई हमारी प्रकाश की, सॉरी ये आई हमारी ध्वनि तरंग, ये एक सतह से टकराई और टकरा करके लौट गई। ये ध्वनि तरंग आई, टकराई और टकरा करके लौट गई। तो इसी चीज को हम समझ रहे थे भाई। इसका भी आंसर आई होप आपको क्लियर हो चुका है। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, हटाते इसको, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे और बात करते हैं इसकी। तो यहां पूछ रहे हैं हमसे कि ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर, ठीक, उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह की दूरी स्थिर रहे तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक सुनाई देगी। कहना यह चाह रहे सिंपली आपके साथ में कि भाई जो प्रतिध्वनि है वो किस दिन अधिक सुनाई देगी। अगर मैंने यहां से जो स्रोत है, ये हमारा स्पीकर है, मान लीजिए ये हमारी स्रोत हो गई, इस स्रोत से और ये डेस्टिनेशन, ये वॉल जिसमें जाकर के टकराना है, इन दोनों के बीच की दूरी सेम है, तो ये गई और ये टकरा करके वापस आना, तो प्रतिध्वनि किस दिन ज्यादा सुनाई देगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो प्रतिध्वनि में एक केस समझिएगा, यहां से यहां तक की दूरी सपोज डी है, तो हम ध्वनि जो सुनते हैं वापस, उसके लिए हम लिखते हैं ऐसा कि समय बराबर, ठीक है ना, क्या होता है भाई, दूरी बटा चाल, ध्वनि की चाल और दूरी इन दोनों के बीच की। मान लेते हैं ये ध्वनि जो चल रही है इसका v वेलोसिटी है और जाने में और आने में लगा हुआ समय t है, तो क्या मैं लिख सकता हूं t इक्वल्स टू 2d अपॉन v। अब भाई बहुत लोग सोच में पड़ गए होंगे 2d क्यों लिख दिया, तो भैया प्रतिध्वनि d डिस्टेंस ये साउंड चल के गई और फिर d डिस्टेंस इसको चल के वापस आना है, तब तो प्रतिध्वनि सुनाई देगी ना। इस दीवार पे गई, d डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, टकरा के वापस आएगी, कानों में पड़ेगी, तब प्रतिध्वनि सुनाई देगा। मतलब जाना d और आना d, मतलब कुल कितना 2d, मतलब t इक्वल्स टू 2d अपॉन v। इज इट नाउ। अब हम बात करें अगर, तो हम ऐसा पाते हैं कि जो समय है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। समय जो है, ये जो वेग है हमारे तरंग संचरण का, जो वेग है उसके कैसा है भाई, तो उसके व्युत क्रमानुपाती है। अगर 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 जिस दिन हमारा वेग ज्यादा हुआ उस दिन मुझे समय कम लगने वाला है। शुद्ध बात, जिस दिन हमारी जो तरंग संचरण की वेलोसिटी है वो ज्यादा हुई उस दिन समय कम लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहे भाई, अति शीघ्र सुनाई देगा, मतलब इसको मैं लिखूं कि समय कम लगना चाहिए। इसका आंसर तो ये ना, यही ना पूछना चाह रहे भाई कि समय किस दिन कम लगा। भाई शीघ्र सुनाई देने का मतलब जल्दी सुनाई देने का मतलब टाइम कम लगना। किस दिन कम टाइम लगेगा भाई, आप खुद बताइए। हमें चलाना है किस में, तो हमें यहां से यहां तक चलाना है, इसके बीच का जो माध्यम है, मैं अगर कुछ नहीं दिया हुआ है यहां पे तो मैं तो समझता हूं कि वायु है, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो वायु है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिस दिन तापमान अधिक हो और जिस दिन तापमान कम हो, दो ही कंडीशन है। तो एक बात समझते हैं हम, तापमान कम होगा जिस दिन, उस दिन जो तरंग संचरण होगी वो भी कम होगी। मतलब इस दिन हमारे तरंग संचरण का जो वेग है ये क्या होगा भाई, कम होगा। क्यों कम होगा भाई, क्योंकि जो कण, ध्वनि के कण, ध्वनि जो है इन्हीं कणों के माध्यम से जा रहा था वायुमंडल के कणों से, और वायुमंडल के कणों के पास में ऊर्जा कम है, वाइब्रेट इजीली नहीं हो पा रहा है, टेम्परेचर कम है, ठंड के दिन है, तो ध्वनि बहुत ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती है।
क्यों? क्योंकि उनके पास वेलोसिटीज नहीं मिल पाता ना, उन माध्यम के कणों को मैंने जो ऊर्जा दिया उसके कारण उसको गति करनी है, इंटरनल एनर्जी उसकी खत्म है भाई। क्यों? क्योंकि ठंडा दिन है। इसके बजाय जब आपके पास गर्म दिन होगा तो गर्म दिन पे क्या होता है भाई? तो गर्म दिन पे आपके माध्यम के कणों के पास रैंडमली चलने के, घूमने के लिए उसके पास ऊर्जा है। किसके द्वारा? तो तापमान जो हमारे दिन के समय में मिला है उसके द्वारा। मतलब घूमने फिरने की चीजें हैं। अब तो आप अपनी एनर्जी देकर डायरेक्शन बता दीजिए, वो लेके चले जाएंगे। उनको अतिरिक्त ऊर्जा नहीं चाहिए, बहुत कम ऊर्जा में ही वो मूव कर जाएंगे। ठीक है ना? गर्मी के दिनों में एक सिंपल सा बिल्कुल लॉजिकल चीजें भी सोच करके, सुन करके देखें। गर्मी के दिनों में आपने पाया होगा जैसे शाम वाम के समय होते के साथ में बहुत दूर भी अगर कोई लाउड स्पीकर बज रहा होता है या फिर आवाज आती है तो कानों में बहुत सारा कोलाहल सुनाई पड़ता है। मैक्सिमम टाइम में गर्मी के दिनों में आपको कोलाहल सुनाई पड़ता है, लेकिन ठंड के दिनों में ऐसा लगता है बिल्कुल शांत। कहीं बाहर कुछ चीज हो भी रहा होगा ना तो बहुत दूर तक आवाज नहीं जाती, आपको बहुत ही शांत शांत सा महसूस होता है। रीजन यही कि ठंड के दिनों में ध्वनि बहुत ज्यादा ट्रैवल कर ही नहीं पाती, क्योंकि उसके माध्यम के कण ऑलरेडी ठंडे में पड़े हुए हैं भाई। उनको आप ऊर्जा दोगे, आपकी ऊर्जा लेकर के वो फिर एनर्जी लेंगे, फिर वो कंपन करना शुरू करेंगे। गर्मी के दिन में भाई उनके पास बहुत एनर्जी है, वो ऑलरेडी कंपन तो कर ही रहे हैं, बस आपके वेरिएशन के हिसाब से कंपन करेंगे तो आप उसको ध्वनि कहेंगे। ध्वनि कहने का मतलब क्या है? मैं जो बोल रहा हूं इसी तरीके के वेव्स उत्पन्न होने चाहिए ना, तो उनके पास एनर्जी है, बस आप उसको डायरेक्शन देने के लिए आप अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं। मतलब एक बात समझ में आता है, जिस दिन में वेग ज्यादा होगा उस समय क्या होगा? कम होगा। और जहां समय कम हो वेग ज्यादा, समय कम हो गया। आंसर मिल गया मेरे हिसाब से भाई। यही तो कह रहे हैं किस में होगा? तो जिस दिन तापमान अधिक होगा उस दिन होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस दिन वेग ज्यादा है। वेग ज्यादा है तो समय कम लग रहा है, खत्म आंसर। आइए देखते एक बार। अधिक तापमान वाले दिन प्रतिध्वनि अधिक सुनाई देगा, शीघ्र सुनाई देगा। कारण भाई, तो प्रतिध्वनि का समय 2D/v, जहां पर d क्या है? परावर्तक पृष्ठ से स्रोत की दूरी। चूंकि परावर्तक पृष्ठ की दूरी d स्थिर है, इसलिए प्रतिध्वनि का समय ध्वनि के चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि के चाल के व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? d कांस्टेंट है ना। d यहां पे कैसा भाई? नियत। ये थोड़ी बदल रहा है। इन्होंने कहा है यहां क्वेश्चन में, देखिए कि रखने पर प्रदत्त, अच्छा ये सतह और दूरी स्थिर है। उन्होंने कहा स्थिर, मैंने इसलिए डी स्थिर किया। जब स्थिर किया तो इनमें रिलेशन मिल गया, यही कह रहे हैं यहां पे। तो क्या समझे भाई? तो ताप में वृद्धि होने पर उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। अतः अधिक ताप वाले दिन ध्वनि की चाल अधिक होगी और प्रतिध्वनि शीघ्र सुनाई देगी, क्योंकि समय कम लग रहा है। हो गया आंसर भाई। समझ भी लिया और लिख भी लिया। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रखेंगे। हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। 2 व्यवहारिक उपयोग लिख रहे हैं किसके भाई? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के। तो ध्वनि तरंग के परावर्तन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम ध्वनि का परावर्तन करा के उसको डायरेक्शनल बना देते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं। दूसरा, उसकी जो रेंज है वो बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो यहां पे गिवन है भाई, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई जैसे ये वाद्य यंत्र, ठीक है, कई सारे दे दिए आपको, जो आपको याद में हो जाए। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। आपने ऐसा देखा होगा, ये हॉर्न, इसमें क्या करते भाई? यहां पे एक छोटा सा स्पीकर ऐसा लगा होता है। यहां पे ये वाला रीजन है जहां पे छोटा सा स्पीकर लगा होता है। यहां से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो साउंड ऐसा निकलेगी, ये टकराई टकराई टकराई, और ये देखिए बहुत बड़ी सी वेव में तब्दील होगी। यहां से निकली 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 और निकलने के बाद ये बहुत बड़ी सी, आप देख रहे कितना बड़ा रेंज कवर हो गया। अगर इसी की जगह पे सिर्फ इतना छोटा सा स्पीकर होता है जो यहाँ पे पीछे की तरफ लगा हुआ है, तो यहां से साउंड वेव ऐसे निकल रही होती, ऐसे भी निकल रही होती, ऐसे भी निकल रही होती। लेकिन आपने जैसे हॉर्न जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, इसके कारण क्या हुआ? इसका रेंज बढ़ गया, बहुत दूर तक ये साउंड को पहुंचा भी सकता है और काफी एरिया कवर करेगा। तो देखिए भाई, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र, इन सभी में आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो जो एयर दी जाती है, उसी एयर को वाइब्रेट करा करके उससे अलग अलग तरीके के साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं, और सब में ऐसी नली जैसा बना होता है और सामने ऐसा स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो शहनाई हो, चाहे वो मेगाफोन हो या फिर हॉर्न हो, सब में क्या हो रहा भाई? तो देखिए, ये सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि की सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को
बार बार परिवर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। ये देखिए ना, कई बार रिफ्लेक्शन हो गया, यहीं पे यहीं पे यहीं पे, ये कई बार रिफ्लेक्शन हो गया, कई बार रिफ्लेक्ट करके ध्वनि को श्रोता के कान तक पहुंचाते हैं। अगला स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जो इस तरीके से यूज करता है, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा अरेंजमेंट। इसके जरिए डॉक्टर क्या करता है भाई, तो यहां पे दो ऐसे कान में लगाने के लिए ऐसे बने होते हैं स्टेथोस्कोप, यहां पे एक इस तरीके का अरेंजमेंट होता है जो कि आपके, है ना, बॉडी पे रखने के बाद बोलते भैया आप सांस लो, उसके जरिए कुछ सुनते हैं। वो क्या सुनते हैं, तो ये जो आपको लाइनिंग्स दिख रही है पूरी पाइप, इस पाइप को मैं अगर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार का ये पाइप है, एक इधर साइड से भी आएगा, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार के पाइप हैं। इन पाइप में क्या होता है भाई, तो इस पाइप में ऐसा ही हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, यहां से ये टकराते हुए इधर, यहां से कुछ पोर्शंस आएंगे जो टकराते हुए इस कानों तक, मतलब ये सभी क्या कर रहे हैं, परावर्तित कर रही है किसको, ध्वनि तरंगों को। और ध्वनि तरंगों के इसी बार बार परावर्तन के फलस्वरूप डॉक्टर के कानों तक ये साउंड पहुंच पाती है, ठीक है ना। जैसे यहां पे दिया है, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन करके डॉक्टर के कानों तक पहुंचाई दी जाती है ना। डॉक्टर कुछ सुन पाता है, वो इसी के कान सुन पाता है, क्योंकि उस पाइप के अंदर कई बार रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो यहां पे कह रहा है भाई कि 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी, मतलब वो पत्थर गिरा दिया, पत्थर पानी में जब गया तो वहां साउंड प्रोड्यूस होगा, वो ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी। कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जी की और ध्वनि की चाल की। तो जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, अपना जो गिवन डेटा होता है उसको लिखते हैं। तो आइए लिखना शुरू करते हैं, क्या क्या गिवन है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो गिवन है 500 मीटर ऊंची मीनार, तो मतलब मुझे यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन है हाइट 500 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, तालाब में गिराया जाता है, पानी गिरने पर ध्वनि सुनाई देगी। अच्छा जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चाल किसकी दी हुई है, ये जो वेलोसिटी है दी हुई है किसकी, 340 जो गिवन है, ये गिवन है हमारा भाई ध्वनि की चाल। तो v गिवन है मेरा 340 मीटर पर सेकेंड, किसका, साउंड का। तो vs लिख लेता हूं। अब और कुछ कुछ बात करते हैं। u बात करूं, u मतलब क्या भाई, जो पत्थर को गिराया था उसका प्रारंभिक वेग की बात करूं मैं, तो ये गिवन नहीं है, मतलब क्या है भाई 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों कह दिया, क्योंकि मीनार की चोटी से जब किसी पत्थर को गिराया तो गिराते के समय वो रेस्ट में ही तो होगी ना, मतलब ऐसा कुछ कह रहे हैं। यहां पर एक ये मीनार हो गया, इस मीनार की चोटी से मतलब इसी हाइट से एक पत्थर को जो है नीचे की तरफ छोड़ा गया, एक पत्थर को नीचे की तरफ ड्रॉप किया, और यहां पे क्या है भाई, यहां पानी है। तो इस पानी में ये पत्थर जब गिरेगा तो यहां से यहां तक पत्थर को आने में लगा हुआ समय, पहली बात तो इसकी होगी, किसको भाई, पत्थर ऊपर से छोड़ा और ये पत्थर जब आकर के तालाब में गिरेगा तो यहां तक तो पत्थर ने गति की, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक आने में लगा हुआ समय मान लीजिए मैं कह लेता हूं t1। अब जब पत्थर गिरेगा पानी में तब तो ध्वनि प्रोड्यूस होगी ना। तो अब यहां से पत्थर गिर चुका, ध्वनि प्रोड्यूस हुई, तो ये ध्वनि अब क्या होगी भाई, अब ये ध्वनि यहां से चलती हुई वापस यहां तक जानी है, तो ध्वनि को जाने में लगा हुआ समय उसको हम कह लेंगे t2। तो चलिए ये दो वैल्यूज और मैं लिखता हूं कि भाई t1 जो है ये है पत्थर को गिरने में लगा समय, गिरने में लगा समय, और ठीक इसी तरीके से t2 की बात करें तो ये ध्वनि का समय, ध्वनि का समय मतलब ध्वनि को ऊपर जाने में लगा हुआ समय, ध्वनि को ऊपर जाने में लगा हुआ समय, खत्म। अब एक काम करते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, t1 अलग और t2 अलग निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं पत्थर को गिरने में लगा समय, पत्थर को गिरने में लगा समय।
अब एक बात समझ में आता है मुझे कि पत्थर को गिरने में लगा समय किससे निकलेगा भाई, तो गति के जो समीकरण थे उनसे ही निकलेगा। और गति के समीकरण में से कौन सी इक्वेशन लगाऊं, तो फर्स्ट इक्वेशन में होता है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वी नहीं दिया, फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन है। ये ध्यान से देखेंगे तो ये है साउंड की वेलोसिटी, इसको गलती से भी नहीं यूज करेंगे भाई पत्थर में, तो ये तो खत्म। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, शायद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक और चेक कर लेते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GS, तो भाई यहां वी स्क्वायर आ गया, ये एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा भाई, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इक्वेशन। क्यों सेकेंड इक्वेशन, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें होता है भाई s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किंतु चूंकि ये हाइट का केस है मैं इसको चेंज करके लिखूंगा हाइट में h इक्वल्स टू यू टी, और ऊपर से नीचे की तरफ पत्थर गिर रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ए जो होता है वो त्वरण होता है, जी कैसा होता है भाई, गुरुत्वीय त्वरण, और एस डिस्प्लेसमेंट था, यहां पे हाइट लिख दूंगा, बस इतनी सी तो बात है। मतलब h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वैल्यू क्यों चलेगी, टाइम मिल गया, u गिवन है, h गिवन है, g गिवन है, सबसे बढ़िया इक्वेशन है। आइए ना चलिए रखते हैं हम, तो यहां पे अगर मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली रखना शुरू करूं तो मुझे पता है h है 500, तो यहां रख दिया 500, u कितना है भाई, तो u है 0, तो ये 0 इंटू टी, मतलब ये तो खत्म ही हो गया, प्लस हाफ ऑफ g की वैल्यू कितनी दी है भाई, 10 दी हुई क्वेश्चन के अंदर, तो ये हो गया 10 इंटू टी स्क्वायर। नाउ 500 ये बचा, ये पूरा खत्म हो गया, तो मुझे तो ऐसा मिला 500 इज इक्वल्स टू, है ना, ये कितना हो जाएगा भाई, तो इसको मैं कर दूं 5 हो गया, 5t स्क्वायर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500 बटा 5, 5 से कट जाएगा 100 बार में, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, अर्थात t इक्वल्स टू t बराबर अंडर रूट ऑफ 100 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 10 सेकेंड। टाइम की जो इकाई होती है वो किसमें चलती है भाई, सेकेंड, तो कितना आ गया आंसर हमारा, 10 सेकेंड। यानी ये पत्थर गिरने में ही यहां पे मुझे लग चुका है 10 सेकेंड। अब गिरेगा, अब यहां पे आएगी साउंड, गिरने के बाद पत्थर के क्या आएगी, ध्वनि प्रोड्यूस होगी, तो अब ध्वनि को चलाइए। तो अब हम बात करते हैं T2 निकालने की, तो मतलब ध्वनि को मीनार तक जाने में लगा समय। अब भाई ये बताइए, लगा समय अगर इसको आप ज्ञात करेंगे तो हमें पता है कि टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस इससे निकल जाता है, तो मुझे ये बात पता है भाई वेग बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटा समय, या कह लूं विस्थापन बटा समय। तो मुझे यहां क्या चाहिए, समय, सिंपल, तो समय बराबर हो जाएगा यहां से जो विस्थापन है अपॉन में, विस्थापन मतलब वही हाइट, अपॉन में वेग। वेग कौन सा भाई, तो साउंड के द्वारा जो चला जाता है, साउंड का जो वेग है 340 मीटर पर सेकेंड। चलिए रख दीजिए, तो यहां पे अगर हम दोनों वैल्यूज को रख दें तो t किसमें भाई, तो t हम निकालना चाह रहे हैं 2, ये कितना हो जाएगा भाई 500, ये है, अपॉन में 340 मीटर पर सेकेंड, ये रहा, कैंसिल कर देते हैं इससे इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.17 अप्रॉक्स, ठीक है ना, कैलकुलेट कर सकते हैं 1.17 के आसपास से आएगा, तो ये T2 हो गया 1.1 सेकेंड। नाउ अब एक बात कहूं मैं, तो यहां पे मुझे मिला था भाई, ये जो मिला था ये T1 कह लेता हूं, इसको मैं क्या कह लूं, ये फाइनली इसको कह लेता हूं मैं T1। क्यों कह रहा हूं T1, क्योंकि ये पत्थर के आने में लगा हुआ समय था T1, तो कुल समय यही पूछा था ना, कितने देर के बाद अगर सुनाई देगी, तो कुल समय भाई T1 पत्थर चलेगा, T2 ध्वनि चलेगा, और इतनी देर में सुनाई दे जाएगी, तो 10 और ये 1.17, दैट इज इक्वल्स टू 11.17 सेकेंड के बाद उसको सुनाई पड़ जाएगा, ठीक है। जो श्रोता है जिसने मीनार से इस पत्थर को फेंका था उसको इतनी देर बाद सुनाई दे जाएगी भाई। चलिए, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हो गया हमारा ये सॉल्व। हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब 14 की तरफ। चलिए भाई बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ध्वनि तरंग
339 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 मीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? क्या ये श्रव्य होंगी? क्या हम इसको सुन सकते हैं? तो चलिए ना एक बार काम करते हैं। ध्वनि तरंग मीटर पर सेकेंड में गिवन है, इसका मतलब ये क्या गिवन है भाई? ये ध्वनि का वेग गिवन है, v गिवन है आपको 339 मीटर पर सेकेंड की। ठीक, यदि इसका तरंग दैर्घ्य को भाई किससे डिनोट करते हैं? तो तरंग दैर्घ्य को डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। तो ये हो गया तरंग दैर्घ्य कितना भाई? तो 1.5 सेंटीमीटर। ये ध्यान से देखेंगे सेंटीमीटर में है और ये वैल्यू मीटर में है, तो सबको पहले तो स्टैंडर्ड यूनिट में कवर करना पड़ेगा। इसके बाद कह रहे हैं तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? पूछा जा रहा है कि यहां पे तरंग की आवृत्ति को किस चीज से डिनोट करते थे भाई? तो न्यू से डिनोट होता था, इसको पूछा जा रहा है। खत्म हो गई बात। अब एक काम करते हैं हम इन सभी के लिए। तो मुझे सबसे पहले तो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। एक छोटा सा रिलेशनशिप हमको पता है यहां से कि अगर मैं लिखता हूं कहीं पर भी वेग बराबर, तो ये होता है दूरी बटा समय। वेग बराबर दूरी बटा समय। अब यहां पे देखिए कि ये कैसे बदल जाएगा, सब कुछ कैसे बदलेगा भाई? तो वेग की जगह यहां v है, दूरी मतलब तरंग दैर्घ्य। क्या होगा दूरी का मतलब? तरंग दैर्घ्य। तो मतलब लैम्डा अपॉन समय t। चूंकि मुझे पता है 1/t इज इक्वल्स टू होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? 1/t, लैम्डा अपॉन t को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। क्या किया मैंने? इसको अगर और फर्दर लिखूं तो लैम्डा इंटू 1/t लिख सकता हूं। दैट इज v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। अब देखिए क्या क्वेश्चंस में गिवन है और क्या क्या हम रख सकते हैं। तो v मुझे पता है, मुझे न्यू चाहिए, तो न्यू इज इक्वल्स टू, मुझे फाइनल फॉर्मूला मिल गया v अपॉन लैम्डा। मतलब इसको मैं कह सकता हूं क्या? वेग बटा में तरंग दैर्घ्य। वेग बटा में तरंग दैर्घ्य। अच्छा भैया एक काम करें, वेग कितनी है? तो वेग है 339 अपॉन ये कितना है भाई? तो 1.5 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें भाई? मीटर में। तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसको 100 से डिवाइड। तो चलिए इसको काम करते हैं, ऊपर 100 का कर देते हैं मल्टीप्लाई। भाई डिवाइड करेंगे मतलब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको भी हटा दें इस डेसिमल को तो क्या करेंगे? एक और 10। फाइनली अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखूं तो ये मेरे पास मिल गया 339 इंटू, इन सबको अगर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1000/15। 15 से 339 को काट लेते हैं पहले। तो ये मुझे यहां से दिख रहा है 15 से अगर काटूं तो 15 से 2 बार में चला जाएगा 30। ठीक है, ऊपर से क्या आएगा भाई? 3 मतलब 33, यानी 2 बार में फिर से चला जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? फिर से 30, ऊपर से 3 है, अब आ जाएगा कितना? 39 पॉइंट कितना लगा दे भाई? 6। 22.6 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? तो 3 डिजिट इसको शिफ्ट कर देते 22,600। एक पॉइंट खत्म हो गया भाई 0.6 को खत्म करने के लिए। तो ये हो गया क्या मेरी? ये हो गई मेरी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये न्यू हो गया मेरा 22,000 है ना 600 हर्ट्ज। अब हमसे पूछा गया यहां पे क्या ये श्रव्य होंगी? क्या इसको सुना जा सकता है? तो भाई इसको सुना नहीं जा सकता। कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है श्रव्य परास जो होता है, श्रव्य परास का मतलब क्या होता है भाई? कि जिसको हम क्या कर सकते हैं? जिसको हम सुन सकते हैं, जो हमारी हियरिंग रेंज है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा 20,000 हर्ट्ज। ये जो हमारा आंसर है ये 22,000 है। तो मतलब मैं लिख सकता हूं क्या कि 22,600 हर्ट्ज इज ग्रेटर वैल्यू टू 20,000 हर्ट्ज। भाई 20,000 हर्ट्ज से 22,600 हर्ट्ज जो है ये तो ज्यादा ही है ना। तो क्या इसको सुना जा सकता है? तो कहेंगे नहीं। ठीक है, अतः यह श्रव्य ध्वनि नहीं है। यह श्रव्य ध्वनि नहीं है, इसको हम सुन नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे
कानों की क्षमता है सुनने की 20 से 20,000 हर्ट्ज की मात्र, ये 22,000 हो गई, नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उसका आंसर हमें मिल गया। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। अनुरणन क्या है? अनुरणन का मतलब होता है भाई रीवाइब्रेशन। ठीक है ना, इसे कैसे कम किया जा सकता है? ठीक है, समझते हैं सबसे पहले हम रीवाइब्रेशन को। रीवाइब्रेशन जनरली ऐसा होता है कि जैसे हम खाली कमरे जो होते हैं, जैसे स्कूल के ऑडिटोरियम हो गए या फिर मल्टीप्लेक्सेस में देखा होगा आपने, या फिर जो थिएटर्स होते हैं उनमें अगर हम बात करें तो जो वॉल्स होती हैं उनके जरिए जो कुछ हम बोलते हैं वो जाती है, टकरा करके वापस आती है। तो बार बार दीवारों से टकराना, मैंने बोला दीवार से टकराई, उस दीवार से दूसरी दीवार, दूसरी दीवार से सीलिंग में, सीलिंग से फिर ग्राउंड पे, कई बार ये सब टक्कर हो रहा है तो वो एक नॉइज क्रिएट करती है। वो नॉइज हमारे कानों तक बनी रहती है भाई, इसी को कहते हैं हम रीवाइब्रेशन, इसी को कहते हैं हम अनुरणन। अब ये कह रहे हैं कि ये जो रीवाइब्रेशन है इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो भाई इसको कम करने का सिंपल सा मतलब है कि जो दीवार चूंकि सॉलिड है, बिल्कुल टफ है, वहां से जाकर के टकरा करके साउंड वेव वापस आ जा रही है, तो ये टकरा के जो वापस आ रही है ना, इसको आपको करना है कम। तो क्या करेंगे? तो हम कह रहे हैं जो परावर्तक सतह है उसको इस तरीके से कवर कर दूं, इस तरीके से ढक दूं कि जो भी ध्वनि, जो भी ऊर्जा गई, जो तरंग गई, उसको वो अवशोषित कर ले। अगर उसने अवशोषित कर लिया तो रिफ्लेक्शन होना बंद हो जाएगा। रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा मतलब हमको वो रीवाइब्रेशन सुनाई नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? और कमरे में कब तक बनी रहती है रीवाइब्रेशन भाई? जब तक कि हमारी हियरिंग रेंज से कम ना हो जाए। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको। तो अनुरणन का अर्थ है ध्वनि के उत्पन्न होने के बाद कुछ देर तक बने रहना, है ना? मैंने बोला कमरे में बहुत देर तक ध्वनि वो गूंजती रहती है, क्योंकि अगर वो प्रतिध्वनि होती तो टकरा के मुझे क्लियरली सुनाई पड़ती। 1/10 सेकेंड के बाद अगर हमारी कानों तक पहुंचती तो हमको सुनाई पड़ती भाई बिल्कुल प्रतिध्वनि। अगर वही चीज 1 जो है ऐसा कह सकते 1/10 सेकेंड या फिर 17.2 मीटर की डिस्टेंस पे अगर ये चीज होगी तो हमको प्रतिध्वनि सुनाई देगी, अदरवाइज हमको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। तो ये कैसा है भाई? ये सिर्फ एक नॉइज क्रिएट हो रही है, इसीलिए कहते हैं ये कब तक बनी रहेगी? तो भाई तब तक जब तक कि वो इतनी कम ना हो जाए जबकि आपको सुनाई देना बंद हो जाए। मतलब हमारी जो हियरिंग रेंज है 20 हर्ट्ज, उससे अगर नीचे हो गई तो हमको सुनाई देना बंद हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसको कम कर सकते हैं कैसे भाई? तो मैंने जो अभी बताया, हॉल की दीवारों और छतों को अवशोषक पदार्थों से ढक दीजिए। अवशोषक पदार्थ का मतलब समझ रहे हैं? कोई मोटा कपड़ा हो, कंबल टाइप की कुछ चीजें होती है, उसके जरिए दीवारों को कवर कर दिया जाता है। ऐसी जगहों पे हम थर्मोकोल की शीट, उसके अंदर बहुत सारे छेद करते हैं, उसको भी कपड़ों से ढक करके अलग अलग जगहों पे पूरे वॉल्स पे चिपका दिया जाता है, जिससे क्या होता है भाई, जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, अवशोषित हो जाती है। ठीक है ना? तो ये हो जाता है हमारा पूरा। आगे अगर बात करें तो सीटों के पदार्थों का जो चुनाव करें वो इस तरीके से करें कि वो ध्वनि को अवशोषित कर सके। ध्वनि अवशोषण के आधार पर ही करें। इसी तरीके की चीज, इसी तरीके के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं उन जगहों पे जहां बंद कमरों के अंदर आपको साउंड क्रिएट करनी है, साउंड प्रोड्यूस करनी है उस जगह पे। ठीक है, जैसे कि खाली जो कमरे होते हैं, जब रूम खाली हो रहा होता है या शिफ्ट कर रहे होते हैं, तब सुना होगा आपने, आप कुछ भी बोलते हैं बहुत बार गूंजती रहती है। उसी गूंजने को कम करने की बात कर रहे हैं, उसी चीज को हम अनुरणन कहते हैं, उसी को रीवाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है? यह किन कारकों पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता, है ना, जो साउंड की इंटेंसिटी है, इससे क्या समझते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो साउंड की जो इंटेंसिटी है, इसको कह सकते हैं कि हमारे जो कान है, ठीक है ना, वो सुनते हैं और वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि कुछ ध्वनि जो होती है वो सॉफ्ट होती है, मृदु होती है, और कुछ जो होती है वो तीक्ष्ण होती है, तीव्र होती है। इन्हीं दोनों की जो डिफरेंसेस है, इसी को कहते हैं भाई ध्वनि प्रबलता। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी इसी तरीके से मेजर होती है। कैसी? तो प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता का माप है। कान जो हमारे हैं उनकी सेंसिटिविटी का माप है, जिसके कारण मृदु ध्वनि मतलब सॉफ्ट साउंड और प्रबल ध्वनि मतलब क्या, लाउड साउंड में अंतर कर सकता है।
हमारे कान इन दोनों में डिफरेंशिएट कर लेता है भाई, जो सॉफ्ट होता है और जो लाउड होता है, ठीक है ना। आगे और बात करें तो इनके कारक किस पर निर्भर करेंगे, तो दोलन के आयाम पर और कानों की संवेदनशीलता पे। दोलन के आयाम की थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, अगर कहीं पे आपको वाइब्रेशन ऐसी मिलती है, ये एक स्मूथ सिग्नल है, ये एक सॉफ्ट सिग्नल है, लेकिन अगर यही चीज आपको ऐसी मिलती है, आवृत्ति इसकी ज्यादा है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो ये इन केसेस में ये आपको जो मिलेगी, ये कैसी साउंड मिलती है भाई, ये लाउड मिलती है, ये तीखी साउंड होती है। और ये जो चल रहा है बिल्कुल, इसको हम कहते हैं भाई ये कैसी है, ये सॉफ्ट साउंड है, इसको ही कहते हैं भाई बिल्कुल मेलोडियस साउंड है ना। जैसे कहते हैं ना झरने की जो आवाज आती है बहने की, वो बहुत ही ज्यादा मेलोडियस होती है, तो भाई इसको कहते हैं सॉफ्ट, ठीक है ना। जो कुछ सूदिंग म्यूजिक्स होती है जिनको आप बहुत सुनना पसंद करते हैं, आप क्या, हम सभी पसंद करते हैं, जो सूदिंग म्यूजिक्स होती हैं, तो वो होती है ये सॉफ्ट वाली। और जब हम पार्टी टाइम की बात करते हैं तब भैया इसकी बारी आ जाती है लाउड वाली, ठीक है ना। तो मतलब ये हमारे हेयरिंग पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के, हमारे कानों की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी हमारी कानों की कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली, उसके ऊपर यह निर्भर करता है कि आप ध्वनि की प्रबलता को कैसे मापेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली जो मापना है, जो कैलकुलेटिव वैल्यू जो मापना है, वो है ये वेव्स, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, वर्णन कीजिए। देखिए भाई, चमगादड़ जो है ये जनरली रात के समय में शिकार करते हैं, और शिकार करने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, पराध्वनि का यूज करते हैं। और पराध्वनि क्या होती है भाई, तो पराध्वनि का मतलब है कि जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की आवृत्ति की जो ध्वनि होती है, इसी को हम कहते हैं पराध्वनि। ये सब में नहीं होती, हम सुन नहीं सकते पराध्वनि को, लेकिन बैट जो है, चमगादड़ जो है, ये इस्तेमाल करती है इस टेक्नोलॉजी को। इसी टेक्नोलॉजी के तहत, इसी के ऊपर बेस्ड जो है हमारा सोनार भी, जो कि हमने डिस्क्रिप्टिवली हमारे कंसेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन में हम दोनों जगहों पर देख चुके हैं। ये क्या करते हैं, तो एक बात समझिए ना, इसने क्या किया हुआ, एक डायग्राम जो आपको दिख रहा है उसमें समझेंगे। ये एक तरंग इसने यहां से छोड़ा, सामने अगर कोई इंसेक्ट होगा, कोई शिकार, कोई कीड़ा होगा, तो ये तरंग क्या करेगा, वो तरंग को परावर्तित कर देगा। तो इससे ये तरंग टकराया, और टकराने के बाद ये परावर्तित होकर के इसके कानों तक पहुंच गई। मतलब एक ट्रांसमीटर भी है इसके पास और एक रिसीवर भी है। ट्रांसमीटर ने क्या किया भाई, तो ट्रांसमीटर ने यहां से एक पराध्वनि छोड़ा, पराध्वनि मतलब जिसकी रेंज, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, वो यहां से चली, टकराई, टकराने के बाद वापस आ गई। जब वापस आई तो भैया इसको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पर यह शिकार उपलब्ध है। कारण क्या है, मान लीजिए जाने में इस तरंग ने d डिस्टेंस ट्रैवल करी हो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लीजिए d है, तो ये क्या काम करते हैं, ये सिंपली निकालते हैं कि जो समय लगा, इसी को कैलकुलेट करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो समय कितना होता है भाई, तो समय का फॉर्मूला मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, दूरी बटा चाल। समय का फॉर्मूला लिखा जा सकता है भाई, दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो मैं समय बराबर दूरी बटा चाल भी तो लिख सकता हूं। अब एक बात समझेंगे, दूरी कितनी, तो एक बात समझिए, सिग्नल को जाने में लगा d डिस्टेंस, प्लस वापस आने में भी तो लगा, तो d डिस्टेंस वापस भी आया और गया भी d, तो d जाना d आना 2d हो गया, और नीचे इसका जो चाल है उसको मान लीजिए v से लिख दूं, तो टाइम जो कैलकुलेट करता है ये बैट, वो करता है 2d अपॉन v के फॉर्मूले से। अब आप कहेंगे भैया इसने थोड़ी पढ़ी थी 9th क्लास और फिजिक्स, है ना, तो भाई इसने पढ़ी नहीं थी, ये नेचुरल है, ये इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, हमने इसको कैलकुलेट करके बना लिया। इनके तो हैबिट में, इनकी तो आदत में, इनको ये कैलकुलेशन थोड़ी करना है, इनको ये प्रेडिक्टेड है, ये जो भी वे भेजते हैं और सुनते हैं, ये इनके प्रेडिक्शन बड़े परफेक्ट होते हैं, क्योंकि रोज उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में बने हुए हैं, आप अपने सभी कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बार बार याद थोड़ी करना पड़ता है, बार बार रिवाइज भी नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। यही वो जगह जहां बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, तो हो ही जाना सब कुछ तैयार। चलिए आते हैं मुद्दे पे, तो भाई ये क्या कर रहे हैं, तो ये देखिए कर रहे हैं, चमगादड़ उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है, तथा परावर्तन के बाद इनका संसूचक मतलब जो डिटेक्टर
इसको डिटेक्ट करता है चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचता है। अच्छा, एक और बात है, यह जरूरी नहीं है सिर्फ शिकार के समय इसको काम आता है, दूसरे और भी, सामने की तरफ कोई वॉल है, कोई चीज है जिससे वो टकरा सकता है, इन सभी चीजों का पता है वो इसी तरीके से लगाता है। इसने ध्वनि छोड़ी, सामने जाकर के टकरा रहा है तो ये पता लगा सकता है कि सामने दीवार है कि कोई कीट है, वो कीट है तो किधर मूव कर रहा है, कितना बड़ा कीट है इसके बारे में पता लगाता। जरूरी नहीं है ना कि एक ही वेव भेजा और पता चल गया, भाई उसको यह भी पता करना पड़ता है इसके आजू बाजू सब जगह पे वेव्स भेजेगा, और जहां जहां की वेव्स वापस नहीं आई मतलब वहां पे कुछ नहीं था, जहां जहां से वापस आ रही उससे वो एक बाउंड्री बना लेता है, कुछ इस प्रकार समझिए। ये रहा, अब इसके लिए चलिए वेव्स भेजता हूं। मैंने एक वेव ये भेजा, नहीं टकराई, ये वेव भेजा वापस नहीं आई, मैंने जस्ट इसके नीचे एक वेव भेजा, ये वापस आ गई, एक नीचे वेव भेजा वापस आ गई, मतलब इसका डायमेंशन क्लियर हो गया ना कि इतने बड़ी डायमेंशन है, ये बाहर वाले नहीं थे वापस नहीं आए, तो इस तरीके से ये उसके डायमेंशन एंड ऑल सब कुछ पता लगा सकता है, बैड पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या किया भाई, इस तरह चमगादड़ को परावर्तित स्पंदनों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट कहां पर है और यह किस प्रकार का है। चमगादड़ द्वारा पराध्वनि उत्सर्जित होती है तथा अवरोध या कीटों द्वारा परावर्तन होता है। इसका मेन क्रक्स ये है भाई कि इसने जो चमगादड़ ने पराध्वनि उत्पन्न किया और जो अवरोध या कीट जो भी है ये क्या करेगा, उसको परावर्तित करने के काम करते हैं, और इसी परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, हमने बनाया हमारे काम के लिए, लेकिन ये ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ये इस चीज को मेजर कर लेते हैं कि वो कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनको टाइम जब ये जाकर के आएगा तो समय का पता चल जाएगा। वेलोसिटी तो इनको पता ही है ना, ये इतने उच्च तारत्व की वेव भेज रहे हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की भेजे, तो इनको ये भी पता है भाई, वेलोसिटी भी उसकी पता है, उसका समय पता है, तो भाई ये पता चल जाएगा वो कितनी दूरी पर है, डी निकल जाएगा यहां से। मैं इस फॉर्मूले को डिस्टेंस के टर्म में लिख लेता हूं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2d इज इक्वल्स टू वीटी, और यू कैन से d इज इक्वल्स टू वीटी अपॉन 2, मतलब ऐसा लिख लो मैं यहां पे, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय बटा में 2 क्यों करे भाई, क्योंकि जाने में भी लगा था और वापस आने में भी लगा था, इसलिए 2 का डिवाइड कर दे, मतलब इससे वो दूरी एग्जैक्ट निकल जाएगी, एग्जैक्टली कितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट वो चमगादड़ से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी हो चुका अब हमारा, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और हमारा जो 18वां क्वेश्चन है वो कह रहा है भाई वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए भाई, कुछ ऐसी वस्तुएं जो सर्पिलाकार हो, मतलब ऐसे बहुत ही ज्यादा घुमावदार हो, जिसको इजीली साफ नहीं किया जा सकता, पाइप है बहुत ही पतला सा, ऐसा समझ लीजिए, ऐसा पाइप है, इस तरीके से कुछ पाइप है भाई ये। अब इस पाइप को आपको साफ करना है, ये मेटेलिक पाइप है और इसको साफ करना है। कैसे साफ करें, अंदर स्केल्स जमा हो चुके हैं, कुछ भी चीज जमा हो चुकी है, अंदर बहुत सारी गंदगी है। जैसे मान लीजिए कोई वाद्य यंत्र ही है, आपने देखे बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं जो इस तरीके से होते हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए ऐसा है कोई वाद्य यंत्र, अच्छा ये तो बंद ही हो गया भाई, इसको ओपन रखते हैं, ओपन, ये ऐसा कोई वाद्य यंत्र है। अब बताइए इसको कैसे करूं मैं साफ, तो इसको साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या, इसको साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पराध्वनि। पराध्वनि का मतलब ही क्या है भाई, तो मैंने अभी जस्ट लिखा था कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जिसकी होगी फ्रीक्वेंसी वो होगा, अच्छा फ्रीक्वेंसी का मतलब अल्टीमेटली क्या, कंपन, जिसके जो तरंग जिनके कंपन जो है वो इससे बहुत ज्यादा हों। अब कंपन ज्यादा होगा तो इसमें मान लीजिए कुछ गंदगी चिपकी हुई, चलिए अपन बना लेते थोड़ी गंदगी भी, ऐसा कुछ चिपका हुआ, इधर कुछ गंदगी, इधर कुछ गंदगी, इधर कुछ गंदगी, इधर, तो ये जब उच्च तारत्व की कोई तरंग इसके अंदर आएगी तो ये वाइब्रेट होंगे ना। अब वाइब्रेशन के समय आपको पता है इसको बहुत ही ज्यादा हिलाया जाए, वाइब्रेट किया जाए उसके सतहों में, बहुत तेज वाइब्रेशन है भाई, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होना बहुत तेज वाइब्रेशन है। इतने वाइब्रेशन में ये जो कण है ये अपनी सतह पर नहीं टिक पाते, छोड़ देते सतह को। भाई जो हमारे इनर्शिया का नियम है वो नियम तो कहती है जो रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में रहेगा।
अब इस तरीके से कोई चीज चिपके और ये वाइब्रेशन में आ गया, तो भाई ये थोड़ी इसकी टेंडेंसी, ये कचरा है, इस कचरे की टेंडेंसी थोड़ी है कि एसी के साथ चिपक करके ऐसा वाइब्रेट करे, इसीलिए पराध्वनि यूज करें। अगर मान लीजिए हम उसकी जगह, पराध्वनि की जगह कम रेंज की ध्वनि यूज करते तो क्या इसको छोड़ पाती? तो नहीं। बहुत धीरे से करेंगे तो कचरा भी इसी के साथ जाएगा, ऐसा वाइब्रेट होगा। लेकिन बहुत जब तेजी से करेंगे तो नहीं होगा, बहुत तेजी से करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, कचरे अलग हो जाएंगे। मतलब जिस तरीके से हमने वहां पे देखा था कि भाई एक कंबल है, उसमें से धूल झड़ाना है, तो क्या कहते हैं, कंबल को टांग के उस पर एक छड़ी से पीटते हैं, तो छड़ी से जैसे मारते कंबल अलग हट जाता, धूल वहीं के वहीं रहता, तो धूल नीचे गिर जाता। अब आप उसको है ना छड़ी से ऐसा पीटिए, ये धीरे से लाया, ये ऐसा चिपका है, ये फिर से छड़ी लाया, ऐसा चिपका है, तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपने उतना समय दे दिया कि भाई जो कण थे, जो धूल कण थे, वो कंबल के साथ आगे जा सके, वापस आ सके। आपको इसके लिए क्या करना? झटके से मारना, झटके से, ताकि धूल को समय ही ना मिले कि वो आपके कंबल के साथ गति करे। और कंबल तो गति कर गया भाई, धूल वहीं रह गया, नीचे गिर गया। सिमिलरली अगर इसको बहुत ज्यादा रेंज भेजते हैं, मतलब हम पराध्वनि भेजते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो ये इतनी ज्यादा वाइब्रेट हो गई है कि इन कणों को अपने साथ नहीं ले जा सकती, तो ये कण गिर गए, साफ हो गए। जैसे ऐसा कोई पाइप हो, इसमें जो कण हुए वो क्या होंगे भाई? उस वाइब्रेशन से छूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, पराध्वनि का उपयोग उन भागों को साफ करने में करते हैं जिन तक पहुंचना कठिन होता है। ये कठिन ही है भैया यहां पहुंचना, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। अच्छा, ये तो मैंने जो है ये देखिए आपको बनाया, ये जो थोड़े बहुत तो सम आकृति लिख रहे हो। विषम आकृति मतलब मान लिया एक पाइप है इस तरीके से, खुरदुरी ऐसी पाइप है। अब बताइए इसको कैसे साफ करेंगे? ये तो बहुत ही ज्यादा टफ टिपिकल हो गया, लेकिन इस मेथड से करेंगे तो ये वाइब्रेट होकर के साफ हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पर भी, और या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अवयव होते हैं उनको भी साफ करने के लिए काम किया जाता है। इससे वस्तुओं को साफ करने वाले मार्जन विलय में पराध्वनि भेजी जाती है। उच्च आवृत्ति होने के कारण धूल, चिकनाई, गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतया साफ हो जाती है, पूर्ण रूपेण साफ हो जाती है भाई, क्योंकि हमने उतना समय ही नहीं दिया इसको कि ये हमारे जो नली थी, जो पाइप था, उसके साथ में गति कर सके, तो वो कण बाहर रह जाते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 भी अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आ गया भाई वो सोनार, जो कि बैट, जो कि चमगादड़ इस्तेमाल कर रहा था, वो उसी चीज को इस्तेमाल करके हमने अपने लिए भी कोई चीज बनाई है। जरा पढ़ते क्वेश्चन, फिर बात करेंगे। सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। सिंपल, ये सोनार होता क्या भाई? तो सोनार जो है ये हमारा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। ये जो सोनार है ये अल्टीमेटली लिखा ऐसा जाता है, ठीक है, ये एब्रिविएशन है। एसओ मतलब क्या होता है भाई? ये हो गया हमारा साउंड, एन से हमारा नेविगेशन, और ए जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ भाई? तो वो एंड, आर फॉर अरेंजिंग। इसका तात्पर्य यह है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है दिशा निर्धारण और दूरी मापन के लिए। नेविगेशन एंड रेंजिंग, दिशा निर्धारण एंड दूरी मापन। कैसे? तो देखिए एक बात समझते हैं। ये एक आपके सामने स्कीमेटिक दी हुई है। यहां पे एक शिप है जो समुद्र में चलते समय, आपको पता है बहुत बड़े मालवाहक जो जहाज हैं, बहुत सारी शिप्स जो चलती है, उनको नीचे डेप्थ का पता लगाना जरूरी है। क्योंकि देखिए भाई, रोड है तो ऐसा गड्ढा ऊपर नीचे तो समझ में आ जाता है कि हमारी व्हीकल जाएगी या नहीं जाएगी, टकरा जाएगी या क्या होगा। लेकिन जब समुद्र की बात करें तो भाई जब पानी, एक बात समझिए, ऐसा पथरीला जगह है, फिर ऐसा फ्लैट है, फिर ऐसा गड्ढा है, फिर ऐसा है, लेकिन अगर इस पे पानी का लेवल देखें तो पानी तो सब जगह बराबर ही होगा। आप समझिए, अब यहां पे पानी देखिए, यहां तक तो डेप्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पे डेप्थ कम हो गई, यहां पर डेप्थ बहुत ही कम हो गई। अब पता चले शिप आई और यहां पे टकरा गई। क्यों? क्योंकि पानी का लेवल थोड़ी ऐसा होगा कि ये ऊंचका हुआ है तो यहां पे पानी ऐसा होगा, यहां नीचे है तो यहां पे पानी गड्ढे में होगा। भाई पानी तो बिल्कुल बराबर फ्लैट ही दिखेगा। अब इस शिप को चलना है, पानी फ्लैट दिख रहा है, शिप यहां तक तो आई, यहां आने के बाद शिप क्या होगी भाई? यहां आने के बाद में, यहां के बाद में शिप आके टकरा गई, या मान लीजिए यहां तक शिप आई, यहां आकर के टकरा गई। अर्थात एक बात समझ में आती है कि मुझे गहराई का पता होना जरूरी है, नीचे कितनी डेप्थ है, क्या है।
तो सोनार का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसी में नहीं, दूसरे और भी चीजें हैं कि सिर्फ सामने की भी तरफ कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आ रहा है शिप के, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जो सी डाइवर्स होते हैं वो गोताखोरी के लिए नीचे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सी से हमें को प्राप्त होती है, बहुत सारे ऐसे खोज चल रहे होते हैं, उन सभी जगहों पर हमारे लिए ये बहुत ही एक आवश्यक उपकरण बन जाता है। खैर, कैसे काम करता है हम जरा उसकी बात कर लेते हैं अब। तो देखिए यहां पे एक हमने यहां पे लगाया हुआ है प्रेषक और एक है यहां पे संसूचक। प्रेषक मतलब भाई तो जो यहां से साउंड वेव कौन सी, तो ये हमारी है ना पराध्वनि है, जो यहां से पराध्वनि को नीचे भेजे। ये संसूचक जो है ये क्या करता है भाई, इसका काम है पराध्वनि को नीचे भेजना। इसने पराध्वनि को नीचे भेजा, अब यहां से जाके पराध्वनि कहां तक जाएगी, तलहटी तक, और जाने के बाद टकराई और टकरा करके लौट आई। तो लौटेगी तो यहां पे क्या लगा भाई, संसूचक, डिटेक्टर। ये एमीटर है और ये डिटेक्टर है भाई। ये एमीट किया, उसको भेजा और डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया। ठीक है, अब क्या होगा भाई, तो होता सिंपली ऐसा ही है, जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था चमगादड़ के केस में, वैसा ही फॉर्मूला यहां पर लगेगा। ये जो वेव है, ये जो सिग्नल्स हैं, यहां से यहां तक गहराई मान लीजिए डी, तो डी गया और डी वापस आया। ठीक है, दूरी हमको ज्ञात करना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि भाई चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। किंतु अगर मुझे निकालना है दूरी, क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं दूरी के लिए, तो मैं लिख सकता हूं चाल गुणे समय। आगे अगर मैं लिखना चाहता हूं दूरी, तो यहां पर देखिए दूरी कितनी होगी, तो दूरी कहेंगे ये 2D होगा। क्यों 2D, क्योंकि D गया और D वापस आया, तो 2D हो गई दूरी। चाल कितना भाई, मान लीजिए V कह लिया, इनटू समय को T कह देता हूं, तो फाइनली मुझे समझ में आता है कि जो डिस्टेंस है वो निकलेगा VT/2 से, वेग इंटू समय बटा 2। इससे निकल जाता है कि भाई ये कितनी गहराई है, समुद्र के नीचे कितनी गहराई है। नॉट ओनली दिस, अभी के समय में तो सोनार कुछ इस प्रकार से भी यूज होने लग गए हैं कि नीचे कौन सा मटेरियल अवेलेबल है वो भी बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो तरंग गया था, इस तरंग को भेजा था, यह तरंग यहां नीचे जाने के बाद जिस सतह पे पड़ के रिफ्लेक्ट होगा, उस सतह के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा या फिर रिफ्लेक्ट बैक किया जाएगा। तो हमको पता है कौन सा मटेरियल है तो उसमें कितना अवशोषण हो जाएगा, कितने का रिफ्लेक्शन होगा। मतलब यहां से कुछ और कैलकुलेशन आज के समय में एडवांस टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करते हैं तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे यह भी पता चल जाता है कि नीचे मेटल है या कोई नॉन मेटल है, नीचे पत्थर है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, भाई कोई मछली है या फिर कोई और चीज अवेलेबल है, उसके बारे में आइडिया लगाया जा सकता है। एग्जैक्ट नॉट, बट हाँ एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाया जा सकता है, कुछ इस तरीके की चीज है। क्योंकि यह भी तो पता करना जरूरी है ना, हो सकता है नीचे बर्फ जमी हो, भाई ऐसा भी होता है, भाई बर्फीली जगह भी हो सकती है नीचे। मतलब बहुत सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है इस सोनार से। खैर, हम जिसकी बात करें यहां पे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करें नेविगेशन और रेंजिंग की। तो रेंजिंग कैसे की जाती है भाई, तो D = VT/2 से ये दूरी निकल गई। अब नेविगेट करने का मतलब होता है तो भाई डायरेक्शन, जिसको डायरेक्शनली भेजिए, किसी कोई ऑब्जेक्ट होगा सामने तो उससे टकरा करके वापस आ जाएगी, जिससे यह पता लग जाएगा सामने कितनी दूरी तक अभी हम इससे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो भाई इसकी कार्यविधि क्या है, तो सोनार में एक प्रेषित मतलब ट्रांसमीटर तथा एक संसूचक डिटेक्टर होता है। इसे किसी नाव या जहाज में चित्रानुसार लगा देते हैं, जो यहां पे दिख रहा है। प्रेषित द्वारा पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करके प्रेषित की जाती है, जो समुद्र के तल में स्थित किसी पिंड से टकराकर परावर्तित होती है और संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ये गई और संसूचक ने ग्रहण कर लिया, ये इसका कार्यविधि है। आगे अब अगर बात करते हैं संसूचक की, तो संसूचक क्या है भाई, तो पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में बदल देता है, जिनकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है। भाई इसने क्या किया, जो परावर्तित हुआ, जो सिग्नल उसको वापस मिला, उसको उसने इलेक्ट्रिकल पल्सेस में चेंज किया। और वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हमारे लिए किस काम में आता है भाई, तो उससे अलग अलग डेटा, मैंने जो बोला ना, कितनी हमको मिली, कितना अवशोषित हो गया, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, ये सबके बारे में वहां से डिटेल ले ली जाती है। देखिए मान लीजिए पराध्वनि संकेत के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल T है। समुद्री जल में ध्वनि का जो चाल है उसको हमने एक नाम से रिप्रेजेंट किया, जिसको हम कह रहे हैं V। तो इस अवस्था में हमको जो फाइनली डिस्टेंस मिलेगा D = VT/2 मिल जाएगा।
कितना हो जाएगा भाई, VT/2। ठीक है, चलिए तो अब हम जरा देखते हैं इसमें आगे जो हमने अभी करा था फॉर्मुलेट, उसी को हम रीड आउट कर रहे हैं कि तब सतह से पिंड की एक तरफ की दूरी या गहराई d है, सतह से पिंड तथा वापस पराध्वनि जो चलती है वो 2d चलेगी, अर्थात दूरी बराबर होता है चाल बटा समय, तो d इक्वल्स टू VT/2। अभी जो हमने किया था उसी को अपन एक बार देख रहे हैं। उपयोग क्या है भाई, तो उपयुक्त समीकरण में v तथा t के मान को प्रतिस्थापित करके हम d ज्ञात कर लेते हैं। क्या क्या होता है, तो समुद्र की गहराई ज्ञात कर सकते हैं, जल के अंदर स्थित चट्टान, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बोला इसके नीचे हम जाएंगे तो नहीं, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसके आधार पे, जो हमारे पास परावर्तित सिग्नल आ रही है उसके आधार पे। वो परावर्तन हमको बताता है कि भाई कितनी चीजें क्या है, किस तरीके की चीजें, सारी इंफॉर्मेशन हमको दे सकता है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं हम जरा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहां पे देखिए एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास, जो कि अभी हम डिस्कस करते आ रहे थे सोनार में, जो फॉर्मुलेज हमने रिलेट करे थे उसी के बेसिस पे यहां क्या कह रहे हैं, एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर है तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। मतलब ये गई ध्वनि और वापस आई। यहां से यहां तक कि अगर दूरी की बात करते हैं तो ये जो दूरी गिवन है, ये गिवन है भाई 3625 मीटर। ठीक है ना, आइए जरा गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो भाई 5 सेकंड मतलब समय, यानी जाने और आने में दोनों में लगा हुआ समय t इक्वल्स टू 5 सेकंड। अच्छा, दूरी तो मतलब हमारे पास ये गिवन है d 3625 मीटर। मुझसे पूछा जा रहा है कि चाल की गणना कीजिए, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैं कहूं तो मैं लिखता हूं इसको 2D/T। कारण क्या है भाई, ये जो डिस्टेंस गिवन है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस सिर्फ एक साइड का गिवन है, मतलब ऊपर से नीचे आने का, यानी डिफरेंस गिवन है ना, हाइट गिवन है। लेकिन समय जो है, जो 5 सेकंड ऐसा समझिए, ये आया और आकर के टकरा करके गया, ये पूरे में लगा हुआ समय है, आने और जाने में लगा हुआ समय है। तो आने और जाने में लगा हुआ समय, इसका मतलब क्या करेंगे, तो इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि d समय बटा में 2। क्यों कर रहा हूं समय बटा में 2, क्योंकि ये समय कितना 5 सेकंड जो दिख रहा है, ये एक्चुअली 2.5 सेकंड आने में और 2.5 सेकंड जाने में। तो मैं किसी एक साइड का निकालूं तो 2.5 सेकंड ही। तो इसी 2 को मैं क्या कर रहा हूं, इसी 2 को मैं हटा के लिख दे रहा हूं ऊपर 2D। ठीक है ना, तो चलिए वैल्यूज गिवन है, रख देते हैं भाई। तो मुझे 2 × 3625 अपॉन में 5। ठीक है, टाइम इतना ही गिवन है। कैलकुलेट करें अगर हम, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा भाई, तो ये 5 से इसको कैंसिल कीजिए, तो ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 7 से 35, 1 12 आएगा, मतलब 7 2 से करेंगे 12, फिर 2 और 25 5, 725 क्रॉस 2, मतलब 25 दूना 50 और 7 दूना 14, 1450। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, तो ये यहां पर मीटर है और ये सेकंड है, तो ये हो जाएगा आंसर मीटर प्रति सेकंड। यानी इस वेग कितना होगा, इस तरंग की, तो इस तरंग की वेग हो जाएगी 1450 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट किया, तो ये हमने बैट जो चमगादड़ वाला था उसमें भी इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, हमने भी सोनार देखा उसमें भी इसको डिस्कस किया, तो हमने यहां पर इस बार इस्तेमाल भी कर लिया। इससे हमको कैलकुलेट होकर के मिल गई कि इस वेलोसिटी से, इस वेग से, इस चाल से चल करके आया था भाई हमारा तरंग। तो मतलब जो चाल की गणना करने बोला है इन्होंने, चाल बराबर निकल गया मेरा 1450 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा भाई। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं, किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। देखिए भाई, जो अल्ट्रासाउंड था उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से हम किसी लोहे के ब्लॉक में हम यह पता कर सकते हैं कि कहीं पर भी कुछ खराबी है, कुछ एयर गैप है। तो देखिए, इसको पता करने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि जैसे ये लोहे का ब्लॉक हो गया, मान लीजिए ये लोहे का ब्लॉक है,
अब चूंकि मुझे पता है ये जो पराध्वनि है या फिर ध्वनि संचरण की बात करें, तरंग संचरण की बात करूं, तो ये सॉलिड के अंदर से इजीली मूव होते हैं। सबसे फास्ट मूव होते हैं वो किसमें से होते हैं भाई? तो वो हमेशा होते हैं मेटल्स के अंदर से। तो मेटल के अंदर से जब इनका संचरण होता है तब जरा समझेंगे कि एक बहुत बड़ा सा मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है, अब गलती से एयर बबल उसके अंदर कहीं आ गया, तो भाई आपको बाहर से लोहे का टुकड़ा देख करके तो समझ में नहीं आएगा कि अंदर कहीं पे छोटा सा खोखला जगह है। वो खोखली जगह हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो उस खोखली जगह का पता लगाने के लिए क्या किया जरा समझिए। मैंने एक वेव भेजा, एक तरंग हमने यहां से भेजा, ये तरंग यहां से चल के गई, ये पार हो गई, तो मतलब इधर में क्या है भाई? इधर में पराध्वनि उत्सर्जक है और इधर में हमने लगाया डिटेक्टर। ये डिटेक्टर से, ये डिटेक्टर, ये डिटेक्टर, ये तीनों डिटेक्टर लगा हुआ है, संसूचक। ये जो गई तरंग ये पहुंच गई वहां तक, मतलब कोई तकलीफ नहीं, ये गई ये भी पहुंच गई, मतलब कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी देखे तो भैया ये तरंग गई, ये पहुंच गई, ये भी तरंग गई, ये भी तरंग संसूचक तक पहुंच गई, लेकिन बीच में ये दो तरंगे गई। एक तरंग बीच में ये गई और ये जाने के बाद इधर साइड में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, पहुंची ही नहीं उधर। एक तरंग ये भी गई और ये टकरा के वापस आ गई, यहीं पे वापस आ गई, ये आगे की तरफ नहीं गई। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पे कुछ दोष है, कुछ दिक्कत परेशानी है भाई। क्यों? क्योंकि यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई। अगर वहां पे मीडियम उपलब्ध होता तो ये ट्रैवल कर जाती, लेकिन हमें पता है इन तरंगों के लिए कि अगर यहाँ पे मीडियम नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खाली जगह बन गया, तो इस खाली जगह बनने के कारण अगर यहाँ पे तरंग जाएगी भी तो ये तरंग गई और जाने के बाद यहीं के यहीं खत्म है, ये तरंग गई और ये तरंग यहीं से टकरा के वापस भले आ जाएगी लेकिन आगे नहीं जा सकती। कारण क्या भाई? तो ये खाली जगहों से तरंग गमन नहीं करता। तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के कणों के तरंग का संचरण नहीं हो सकता। यहां बीच में खाली एयर गैप है, मतलब ये तरंग संचरण नहीं हुई, यानी इस डिटेक्टर के पास में देखिए कुछ भी नहीं पहुंचा। तो समझ में आ गया ना कि यहां पर इस लोहे के अंदर इस जगह पे कुछ दोष है। ठीक है, इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई। अब देखिए, पराध्वनि तरंगों को धातु के ब्लॉक से प्रेषित की जाती है और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचक डिटेक्टर्स का उपयोग किया जाता है। ये रहे डिटेक्टर्स। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगें वापस परावर्तित हो जाती हैं, जो कि धातु में ब्लॉक में, जो धातु की ब्लॉक है उसमें दोष की उपस्थिति को दर्शाती है कि भैया इसमें दोष है। अगर ये भी चली जाती वहां तक, मतलब कोई दोष नहीं था भाई, यहां माध्यम का कण नहीं है तो तरंग संचरण होगा ही नहीं। तरंग संचरण नहीं होगा मतलब मुझे डिटेक्टर तक कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मुझे पता लग जाएगा ब्लॉक में दोष है। अच्छा, सिर्फ इधर से ही नहीं, इसी काम को मैंने अगर इधर साइड से भी प्रोजेक्ट करके देख लिया तो इसका डायमेंशन भी पता चल जाएगा कि कितनी दूरी में दिक्कत है। जैसे इधर से किया तो देखिए ना, ये हाइट तो मुझे पता चल गया ना, यहां से यहां तक के बीच में दोष है। वैसे ही मैं अगर ऊपर नीचे से भी कर दूं तो यहां से भी मुझे इसके चौड़ाई का भी पता लग जाएगा, मतलब ब्लॉक की एग्जैक्ट लोकेशन भी पता कर सकते हैं बिना ब्लॉक के अंदर गए। जा भी नहीं सकते भाई, लोहे का ब्लॉक है इतना बड़ा सा, उसके अंदर कैसे जाएंगे? इसको अगर तोड़ फोड़ कर ही दिया तो फिर मतलब ही नहीं रह गया। तो बाहर से इस तरीके से यहां पे पता लगाया जा सकता है भाई। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 22। इस एक्सरसाइज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है भाई, इसकी जरा हम बात कर लेते हैं। मनुष्य का कान किस प्रकार से कार्य करता है, विवेचना कीजिए। जो मनुष्य का कान है, जो हमारा कान है जिससे हम सुन पाते हैं, जिससे हम ध्वनि ऊर्जा को रूपांतरित करके हम उसको लेटर्स के फॉर्म में, उसको साउंड के फॉर्म में, स्वर के फॉर्म में सुन पाते हैं, इसके क्या मेन फंक्शनैलिटीज है, किस तरीके से ये ध्वनि तरंगे हमारे पास में आकर के एक स्वर के रूप में सुनाई पड़ती हैं। तो इसके लिए हमारे कान में मुख्यतः 3 भाग हैं, एक बाह्य, एक मध्य और एक अंतःकरण। मतलब एक बाह्य कर्ण है, एक मध्य कर्ण है और एक अंतःकरण है। बाह्य कर्ण का मतलब ये वाले जो सिग्नल, ये वाले जो सेगमेंट्स हैं, पिन्ना जो है, ये हमारा बाह्य कर्ण है। इसका मुख्य काम क्या है भाई? तो ये जो बाहर से सिग्नल्स आ रही है, ये एंटीना है टाइप्स, ये जो बाहर से जो सिग्नल आ रही है उनको ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा सिग्नल्स को एकत्रित करने के काम में आता है। ये एकत्रित की गई सिग्नल्स एक नली में जाती है, ये इसको कहते हैं हम श्रवण नली। इसको क्या कहते हैं? श्रवण नली। ये बाहर का हिस्सा है, इसे टकरा करके श्रवण नली के जरिए अंदर जाती। अंदर जब जाते हैं तो हमारे मध्य में, मध्य कर्ण में 3 हड्डियां विशेषकर की पाई जाती हैं। इन तीनों हड्डियों के द्वारा इस साउंड को
कन्वर्ट किया जाता है भाई, ये जो साउंड है ये अल्टीमेटली यहां पे जाता है एक हमारा जिसको कहते हैं कान का पर्दा, एयर ड्रम कहते हैं जिसको, सॉरी ईयर ड्रम, ईयर ड्रम पे पहुंचेगा। ईयर ड्रम पे ये क्या करेंगे भाई, जैसे जैसे तरंग आएंगे वैसे वो ड्रम ऐसे वाइब्रेट होगा। अब इसके वाइब्रेशन से यहां पे लगा है एक हड्डी, एक हथौड़ा, ये इसको बार बार ऐसा ठोकेगा, है ना, ये वाइब्रेशन होगा तो इसको ठोकेगा। ठोकने के फलस्वरूप यहां पे देखिए ये जो मध्य कर्ण है, मध्य कर्ण में ये हिस्से होते हैं, यहां पे ये हमारा हो गया ड्रम, यहां पे एक हड्डी ये हुई, एक हड्डी ये हुई और एक हड्डी ये, तीन हड्डियां यहां पर होती। इन तीनों हड्डियों में अगर हम बात करें तो एक को कहते हैं मुग्धरक, न्याय और वलयक, ठीक है। इन तीनों की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों हड्डियां मिलकर के इस साउंड को रिक्रिएट करती है, मतलब इसको हमारे ब्रेन के पास पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट होते हैं, उसमें मदद करती है। यानी जो यहां से तरंग आई थी उसके जरिए ये कंपन हुआ, इसका कंपन क्या होगा भाई, तो ये चली जाती है हमारी क्या कर्णावर्त जो है इसके पास, कोक्लिया कहते हैं इसको, इसके ऊपर जब पहुंचेगा तो भाई ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, और यहां से इलेक्ट्रिकल पल्सेस श्रवण तंत्रिका के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। और ब्रेन अगर उसी तरीके की साउंड पहले से सुन रखा होगा तो उसको इंटरप्रेट करता है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज आ रही है। जैसे हम स्वर की बात करते हैं, हमने जो लैंग्वेज सीखा है, अगर इसमें कुछ भी साउंड अगर हमारे कानों तक पहुंचता है तो ब्रेन प्रोसेस करता है, वो समझता है। लेकिन कोई दूसरी लैंग्वेज कोई बोल रहा है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना, तो मेरे लिए नॉइज ट्रीट होती है, मेरे लिए एक तरीके का शोर है, मैं उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। तो सिमिलरली समझेंगे कि इसके तीनों भाग का काम था, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण का, जिसने क्या किया भाई, तो यहां पे जनरेट किया है, उसका एक रिक्रिएशन किया है उस साउंड वेव का, उसको पहुंचाया श्रवण तंत्रिकाओं ने हमारे ब्रेन के पास में, और जिसके जरिए हम किसी साउंड को सुन पाते हैं। तो देखिए एक बार पढ़ते हैं क्या है भाई, तो बाहरी कान मतलब कर्ण पल्लव कहलाता है, जो बाहर है, यह आसपास के परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपटल या कर्णपट्ट झिल्ली कहते हैं, है ना, जिसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में कान का पर्दा, ईयर ड्रम जिसको कह रहा हूं मैं। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपट्ट तक पहुंचते हैं तो झिल्ली बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और कर्णपट्ट को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विरलन के पहुंचने पर कर्णपट्ट बाहर की ओर गति करता है और इस प्रकार पर्ण कंपन करते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात, ड्रम देखा है आपने, जैसे जो प्लेइंग जो ड्रम होता है उसको हमने ऐसा ठोका तो ऐसे वाइब्रेट करता है ना भाई, उसके ऊपर जैसे आप तो एक सिंपली समझिए, एक प्लेट लीजिए, उसके ऊपर है ना कुछ चावल के छोटे छोटे टुकड़े डाल करके एक बार ऐसे स्टक कीजिए तो वो चावल के टुकड़े ऐसे ऐसे हिलते ऊपर नीचे, मतलब वो वाइब्रेट करे। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक प्लेट है, एक कंपन करते हैं, जैसे ध्वनि जाती है उसी के अकॉर्डिंगली वो कंपन करते हैं। इसी बात को यहां पर लिखा हुआ भाई। अब क्या कहते हैं भाई, तो मध्य कर्ण में विद्यमान तीन हड्डियां कौन सी, मुद्रक, निहाय और वलयक, है ना, स्टिरप, ये इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देते हैं और मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों के आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देते हैं। वो दाब परिवर्तन को आंतरिक कर्ण तक भेज दिया, जहां पे आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त, जिसको हमने कहा था कोक्लिया, ये दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इन ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। मस्तिष्क का काम है, अगर उसने सुना है तो इसको ध्वनि के रूप में उसका व्याख्या करता है। मतलब यहां तक हमने देख लिया हमारे पूरे ही एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को हमने समझ लिया, सीख लिया, डिराइव कर लिया हर तरीके से। इस पे अब हम फुली कॉन्फिडेंट हैं। तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करना होता है भाई, तो उसके लिए आपको करना होता है आपके सर्च बॉक्स में magnetbrains.com को सर्च, इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब आप अगर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से, सीबीएसई हिंदी मीडियम से स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको यहां पे आपके कोर्स कंटेंट मिल जाते हैं भाई, क्योंकि यही है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टैप किया, आपकी सभी क्लासेस ओपन हो जाती हैं। आप अपने क्लास को टैप करते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट पर वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो उस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां पर एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियो, न्यूमेरिकल्स,
एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। टैप कीजिए, आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले हो जाता है जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं, मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।